हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ज्ञानम आपके लिए लेकर आया है मैराथन सेशन। ठीक है, जनरल नॉलेज का, स्पेशली आपके पटवारी के पेपर के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए भी। इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर सब कुछ कवर करेंगे और मैंने इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे पेपर्स में पहले रिपीट होते रहे हैं या वो क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड हो सकते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सेट लिया है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट हम लोग 250 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे इन सबको मिलाकर। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए प्लस मैंने पिछले 6 महीने से जो आपको करंट अफेयर में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द जर्नी। स्टे ट्यून्ड फॉर द वेरी लास्ट क्वेश्चन, जुड़े रहिए तब तक। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। देखिए, हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, काफी सारे कागज पत्तर लेके हमें घूमना पड़ता है, बोर्डिंग पास बोर्डिंग पास। तो वो कहता है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक शुरुआत की है जिसमें आप पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री ले सकते हो। तो इस स्कीम को नाम क्या दिया गया है? ठीक है, तो इस स्कीम को नाम क्या दिया गया है? डीजी यात्रा। ठीक है, देखो भारत डिजिटल होता जा रहा है ना, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वो सारे स्कीम्स आपकी चल रही हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रोसेस आपको दिख रहा है वो डिजिटल इंडिया का 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी कि भारत में तकरीबन तकरीबन सारे काम को डिजिटल किया जाएगा, पेपरलेस इकोनॉमी बनाने की जो बात है वो चल रही है आपकी। तो इसकी एक मुहिम आपको डीजी यात्रा के तौर पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। G20 की पहली जो शेरपा मीटिंग हुई है वो इंडिया में कहां हुई है? देखो, G20 की बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं क्लास, लेकिन देखो अब 100 मीटिंग से ऊपर होनी है। अब तुम 100 की 100 तो याद नहीं रख सकते हो ना, तो मेन याद रखो, एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द फर्स्ट वन। ठीक है, तो मैं बीच बीच में कवर करूंगा G20 की इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो सबसे पहली G20 की मीटिंग कहां पर हुई थी आपकी? उदयपुर, दैट इज इन राजस्थान, वहां पर हुई है आपकी पहली मीटिंग। प्लीज याद रखिएगा और G20 से रिलेटेड सारे पॉइंट याद रखिएगा कि इसका थीम क्या दिया गया है, इसका सिंबल क्या दिया गया है। तो सिंबल इसका है लोटस। ठीक है, लोटस में से आपकी अर्थ निकल रही है वासुदेव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये इसका थीम दिया गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर नेम B-21। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इसके ऊपर। ठीक है, ये साइंस एंड टेक और डिफेंस का क्वेश्चन बन सकता है क्लास। न्यूक्लियर स्टेल्थ, देखो स्टेल्थ का क्या मतलब होता है क्लास? जो चुपचाप चल कर आता हूं। जैसे कई बार देखा ना आपने बैटमैन की मूवीज में, बैटमैन बहुत स्लो स्लो मूव करते आ रहा है, अंधेरे में काला साया दिख भी नहीं रहा है। तो स्टेल्थ मतलब जो छुप के चलता हो, जिसके बारे में आपकी उसकी मूवमेंट के बारे में आपको पता ना लगे। तो ये बॉम्बर आपके पास किसका है? यूएसए का है। ठीक है, B-21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। ठीक है, डिफेंस सेक्शन से। विच कंट्री ऑर्गेनाइज मेलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव। ये इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स का किया गया है। देखो हमारी ज्यादातर जो फूड है ना वो राइस और व्हीट के अराउंड घूमता है दुनिया में है। ठीक है, मिलेट्स जैसे बाजरा वगैरह होता है, बाकी सारी चीजें होती है, ये हमारे खान पान का ज्यादातर हिस्सा नहीं बन पाता। ठीक है, तो हालांकि ये जो ओवर डिपेंडेंसी है व्हीट के ऊपर, राइस के ऊपर, ये एक कंसर्न है पूरी दुनिया का। ठीक है, तो मिलेट्स को भी फूड की तरह हमें अपनाना पड़ेगा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज को बताना पड़ेगा। जिस कंट्री ने इसकी मुहिम उठाई है वो है अपना प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया ने इसकी शुरुआत की है मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्लास, याद रखिएगा। 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर ही देखा गया है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, कंट्री स्वैप, करेंसी स्वैप किया जाएगा आरबीआई द्वारा। तो जिस कंट्री के साथ ये आपका टाई अप हुआ है, देखो करेंसी स्वैप भी बड़ा अच्छा स्कीम है क्लास। हमने जापान के साथ किया है जब हमने बुलेट ट्रेन लेनी थी। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज और है जिनके साथ आप करेंसी स्वैप करते हो। तो रिसेंटली ये किसके साथ किया गया है? मालदीव के साथ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस इज अ प्रीमियम सर्विस ऑफ विच सोशल मीडिया कंपनी। अभी अगर आप, मैं जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज से हफ्ता पहले ये बहुत न्यूज में था। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी ने बड़ा खूबसूरत सा इसके ऊपर ट्वीट किया था कि एलन मस्क भैया हम पैसा पे कर दिए हैं और हमारा जो ब्लू वाला टिक्का है वो लगा दीजिए ताकि पता लग जाए कि हम ही अमिताभ बच्चन हैं। तो ये हुआ है ट्विटर के साथ। एलन मस्क ने कहा था कि अगर किसी को भी वेरीफाइड अकाउंट्स रखने हैं, जैसे मैंने अकाउंट बना लिया विराट कोहली का, तो विराट कोहली मैं हूं या वो विराट कोहली जो असली में विराट कोहली है? तो जो असली विराट कोहली होगा ही हैज टू पे द सब्सक्रिप्शन चार्जेस, उसके ऑथेंटिसिकेशन को कंप्लीट किया जाएगा और उसे ब्लू सब्सक्राइबर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर
दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। आप सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो, इसे ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर कहा गया था। लालटेन जैसा दिखता है ये, ठीक है। तो ये किस किस आईआईटी ने इसका निर्माण किया है, ठीक है, तो ये आपके पास थी आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, साइंस एंड टेक से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल टू रिमूव गवर्नर एज चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्लास, पॉलिटी का। आप लोग कई बार क्वेश्चन ढूंढते हो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस क्या हैं, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस ये होते हैं क्लास, ठीक है। आप लोग छोड़ देते हो ऐसे क्वेश्चंस को, आप लोग को लगता है कि एक स्टेट का मसला है तो क्या कर सकते हैं। स्टेट का मसला नहीं क्लास, ये संवैधानिक मसला है, ठीक है, क्योंकि ये नियम है कि आपके जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं। तो रिसेंटली इसके ऊपर मुहिम किसने चलाई थी, केरला ने। ऐसा ही कुछ पिछले साल काफी लंबे समय पहले ममता बनर्जी ने किया था वेस्ट बंगाल के अंदर भी। तो रिसेंट आपको याद रखना है, ये बिल बनाया गया है बाय द केरला गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नर को एज अ चांसलर रिमूव कर दिया गया स्टेट यूनिवर्सिटीज से। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की शुरुआत इनमें से किस ग्रुप ने की है। चलिए, तो राइट आंसर इज G7, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट इज, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल। देखो, अब ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी कम इकोनॉमी कम करंट अफेयर होगा, क्योंकि हर 3-4 महीने में आप देखते हो जीएसटी की मीटिंग्स होती रहती है काउंसिल की, तो इट वाज ऑलवेज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो राइट नाउ आपके पास कौन है, निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे जनरली भी याद रखो, इकोनॉमी को भी कवर करता है ये क्वेश्चन, आपकी पॉलिटी को भी कवर करता है, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what is the name of the second warship of P-15B class stealth guided missile destroyer recently commissioned in the Indian Navy, ठीक है। एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आपके पास ऐड किया गया है सेकंड वॉरशिप के तौर पर, इसको नाम दिया गया P-15B। तो इसका नाम आपको पूछा गया, इसका नाम क्या है, तो आंसर है INS मर्मुगाव, ठीक है। इंडियन नेवी का जो सबमरीन है मर्मुगाव, ये आपके पास P-15B सीरीज का स्टेल्थ। स्टेल्थ मतलब अगेन वही बात है, जो सबमरीन्स आपकी रडार सोनार में नहीं आएंगी। Who was awarded the first रोहिणी नायर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, ये पहला रोहिणी नायर अवार्ड है जो रूरल डेवलपमेंट, जिन्होंने जैसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या छोटे कस्बे होते हैं, जिसको हम पिंड बोल देते हैं अपनी पंजाबी की भाषाओं में, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम किया है। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, सैथरीचम सांगतम, ठीक है, ठीक है। सैथरीचम सांगतम इज अ पर्सन जिन्हें फर्स्ट रोहिणी नायर प्राइज मिला है, ठीक है जी। चलिए, रॉक कट स्क्रिप्चर एंड रिलीफ ऑफ द उनाकोटी व्हिच हैड बीन एडेड टू द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इन विच स्टेट। यानी बहुत अच्छा ना रॉक कट स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं, उनाकोटी है, यूनेस्को ने इसको टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन लिस्ट में डाला गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो ये आपके पास कौन सी स्टेट में, त्रिपुरा में। क्लास प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें गुजरात की भी 2 साइट्स ऐड की गई थी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सी 2 साइट्स और हैं जो आपकी यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में ऐड की गई थी, ठीक है। उनाकोटी त्रिपुरा 2 साइट्स आपकी और हैं, गुजरात से हैं, प्लीज राइट डाउन द। और इसके ऊपर बड़ा 2-4 क्वेश्चन आपको और दिख जाएंगे, जब आप गुजरात को ढूंढोगे तो आपको करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे, तो प्लीज ढूंढना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी साइंड एग्रीमेंट टू एक्वायर मेट्रो कैश एंड कैरी, ठीक है। मेट्रो आपने देखा होगा, जहां पे आप लोग शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, काफी बड़ा सा रिटेल मार्केटिंग है। आप जीरकपुर पंजाब के अंदर अगर आपने देखा तो मेट्रो देखा होगा आपने, जीरकपुर के अंदर है। ये जर्मन कंपनी है जिसे रिसेंटली किसने एक्वायर कर लिया है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने, ठीक है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने मेट्रो कैश एंड कैरी को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 22 प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर, ठीक है। वो कहता है कि भारत में 22 जो प्रोडक्ट्स है उनका एमएसपी कौन डिसाइड करता है, तो इट वाज बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा क्लास, आपके जो एमएसपी है वो फूड और नॉन फूड आइटम्स दोनों के लिए होता है, ठीक है। कई बच्चों को वहम है कि सिर्फ एमएसपी फूड आइटम्स पे होता है, नहीं, ये नॉन फूड आइटम्स पे भी होता है। लेकिन जो आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो सिर्फ फूड आइटम्स पर होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं क्लास, ध्यान रखिएगा। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, CACP आपका प्राइस डिसाइड करता है एमएसपी। और ये हमेशा बिफोर सोइंग सीजन, जैसे आप बीज बोते हो उस समय पर ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है, बाद में नहीं आता एमएसपी, पहले आता है। चलिए,
भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स विच आर सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया, मैं आपको बताता हूँ कारण। आप लोग सोचोगे कि यार स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस उठाए गए हैं। आप पिछले एक साल के पंजाब के पेपर उठाना क्लास, वहां पे बहुत सारे स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये जो भद्राचलन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट किए गए हैं, ठीक है। जो आपकी भारत में स्कीम चल रही है धार्मिक यात्राओं को दिखाने की, भारत को एज अ पिलग्रिमेज टूरिज्म में कन्वर्ट करने की, भारत को यात्राओं का देश कहा जाता है, तो उसमें इसका बड़ा जबरदस्त रोल है। ये तेलंगाना में है, ठीक है। भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू यहाँ गई थी और इनके कॉरिडोर्स का उद्घाटन किया इन्होंने, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है क्लास, प्लीज ध्यान रखिएगा। भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। नेक्स्ट, विच स्टेट कमेंस्ड इंडिया फर्स्ट नीलगिरी थार प्रोजेक्ट। अब ये भी देखो इंपॉर्टेंट है क्लास, देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगेन कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि यार सर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, ये कितने याद करें, है ना। अब यार 450 से ऊपर भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट देखोगे यार 50 से ऊपर है, ऐसे टाइगर आप नेशनल पार्क देखोगे तो 100 से ऊपर है। इतने कैसे याद करोगे ना, इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है यार। इट्स या तो आपकी क्रैमिंग पावर बड़ी अच्छी है या आपने बाय मैप उसको कर रखा तो कभी नहीं भूलोगे। बट फॉर द टाइम बीइंग जब आपको याद करना होता है तो प्लीज करंट अफेयर के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क या कोई एनिमल आपका कंजर्वेशन में आ जाता है तो प्लीज उसको याद रखिए। तो ये नीलगिरी जो ताड़ प्रोजेक्ट है ये आपके पास कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है। एक तरह से हिरन की प्रजाति होती है ताड़, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 ये भारत के किस राज्य में हुआ है, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2022 इंपॉर्टेंट था ये। इसमें कमांडोज की ट्रेनिंग रहती है और इसमें पहली बार हुआ था कि यूएस आर्मी के जो कुछ आपके ऑफिसर्स हैं उन्होंने नंदा देवी पे चढ़ाई की है। तो आंसर क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। ये उत्तराखंड औली में हुई थी एक्सरसाइज, डू रिमेंबर दिस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच इंडियन ओरिजिन वेटरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। आपके सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के एक इंडियन ओरिजिन वेटरन को चुना गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आंसर क्या है आपके पास, सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला जी को आपके फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चुना गया है। देखो एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है ये एक पर्सन इन न्यूज का क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात है एक भारतीय को इतने बड़े बैंक का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया, तो डेफिनेटली इट डिजर्व्स टू बी आस्क्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस आपके बनते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज द यूनिसेफ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। यूनिसेफ डे आप कब मनाते हो, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, दिसंबर 11 को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ B20 दैट इज बिजनेस 20 इंडिया टू लेड द बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि G20 की बहुत सारी मीटिंग होगी, बिजनेस, टूरिज्म, विमेन, ठीक है, क्लाइमेट, फूड, पता नहीं किस किस को लेकर 100 से ऊपर मीटिंग्स है ना। तो B20 का यहां पर मतलब है बिजनेस 20। तो बिजनेस 20 को लीड किसने किया, भारत की तरफ से जो G20 में प्रेसिडेंसी थी बिजनेस एजेंडा ग्रुप की, उसको किसने लीड किया, तो इट वाज बाय द टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये मीटिंग हुई कहां थी, ठीक है। ऐसे काम करवाऊंगा आपसे, कुछ मैं करूंगा कुछ आप करेंगे। तो B20 बिजनेस 20 की मीटिंग भारत में कहां हुई है, जिसकी अध्यक्षता एन चंद्रशेखरन ने की थी, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इन विच स्टेट, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भारत के किस राज्य में आपके पास इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, गोवा के अंदर की गई है, ठीक है। सिंपल है क्लास, पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है तो अब AIIA दिखाई देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी, ठीक है। फिफ्थ स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है आपका, तो ये आपके पास नाम क्या है, वागीर। क्लास एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी सबमरीन्स हैं इनका नाम भारत में जो इंडियन ओशन है उसमें पाई जाने वाली मछलियों के नाम पर है, ठीक है। ये मछलियां बाकी जगह नहीं पाई जाती है, तो उनको जो नाम हमने दिए हुए हैं वही नाम भारत की सबमरीन्स के भी हैं, तो वागीर इज द नेम, ठीक है। फिफ्थ स्कॉर्पिन क्लास है। नेक्स्ट, विच कंट्री सेट टू बिल्ड ब्रिटिश इंडिया आर्मी मेमोरियल। दुनिया में एक कंट्री है जो भारतीयों द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए वर्ल्ड वॉर्स के अंदर ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाएगी, तो दिस वाज डन बाय स्कॉटलैंड, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है भारतीयों का
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सिख कम्युनिटी का, हमारे गोरखाओं का बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। चलिए जी, 2023 पुर्तगाल फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने क्लब अल नासर ज्वाइन किया है। ये कौन सी कंट्री का लीग का क्लब है? तो ये है आपके पास सऊदी अरेबिया का। दुनिया के इतिहास में अब तक कोई भी खिलाड़ी किसी लीग के लिए इतना महंगा नहीं बिका है जितने क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिके थे। ठीक है, अल नसर, ठीक है, सऊदी अरेबिया। चलिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023? ठीक है, इस साल प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का कहां पे आपके पास हुआ है? तो दिट वॉज हैपेंड इन इंदौर। ठीक है, इंदौर में हुआ है। चलिए, आप एक बात लिख के बताइए, इस बार चीफ गेस्ट कौन था? कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। ठीक है, कि इंदौर में जो इस बार भारतीय प्रवासी दिवस हुआ है, इसका चीफ गेस्ट कौन था? ठीक है, बाहर से बुलाए जाते हैं इसमें लोग, तो आपको बताना है कि इस बार चीफ गेस्ट कौन था। ठीक है, तभी पढ़ोगे यार, ऐसे तो तुम सारा कुछ स्पून फीडिंग में मांगते हो। ठीक है, थोड़ा सी मेहनत करो यार। ठीक है, हम लोग बहुत सारे सेशंस आपके मैगजीन्स के कवर करते आए हैं, आप उनको भी देखो, आप उनको में आपको उनमें पता लगेगा। ये सारी न्यूज़ हमने कवर की हुई है, पर्सनली न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, तो आप वो भी देखिए। और ये तो चलो आप लोग कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी अनाउंस टू लॉन्च अ न्यू मोबिलिटी कार्ड टू पे फेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑन बसेज एंड मेट्रो? भारत के किस शहर ने एक मोबिलिटी कार्ड इशू किया है? यानी आप एक, जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है वैसा ही है, वहां से आप अपनी बस की और मेट्रो की टिकट के जो चार्जेस हैं, जो पेमेंट है टिकट के, वो आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हो। तो आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आदि शौर्य पर्व पराक्रम का? एक मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल है ये। ठीक है, आदि शौर्य पर्व पराक्रम का, इसको किस सिटी ने होस्ट किया? ठीक है, तो ये अब देखना, कई लोगों को ना लगेगा कि ट्राइबल डांस है तो वो रायपुर रांची की तरफ भाग जाते हैं, तो आंसर इसका न्यू दिल्ली है। ठीक है, भावनाओं में मत भाग करो। चलो, अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं पता, तुक्के मार रहे हो, चलो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो, पता लग जाएगा, वरना आप तुक्के गलत मार के आते हो। ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो वाटर सैनिटेशन का प्रोजेक्ट आपका शुरू किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है, ये कौन से शहर में किया गया है? इट स्टार्टेड इन कोलकाता। ठीक है, थोड़ा श्याम प्रसाद मुखर्जी से आपको आइडिया हो जाता, बंगाली है, तो यहाँ पे आपका तुक्का अगर आप लगाने की कोशिश करते, आपका कैचिंग पावर अच्छा है तुक्के का, तो यहाँ पर आप काम कर सकते थे। अदरवाइज फिर वो कई बच्चे मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई भाग जाते हैं। तो यार, ये कलकत्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से आपको पता लग सकता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ये मुझे उम्मीद है इसके क्वेश्चन के पूछे जाने की पंजाब के किसी ना किसी पेपर में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज LHS 475b which has been recently discovered by the astronomer? LHS 475b आपके पास क्या है? ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है क्लास, जो एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया है। ये एक्सो प्लेनेट है क्लास। ठीक है, ये आपको आउटर यूनिवर्स, जो आपकी गैलेक्सी के जस्ट अराउंड ही मिला है। LHS 475b एक्सो प्लेनेट है ये आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, 1200 year old manicure what if stupa has been discovered in which state or UT? देखो, हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया ना क्लास बैठे बैठे। हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। अब स्तूपा मिला है, स्तूपा आपके बने हैं अशोका के समय के अंदर, उस समय पर बुद्धिज्म के अंदर इसका कल्ट था। तो अभी देखो, क्वेश्चन हिस्ट्री का है, लेकिन एशियन हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा है, और आपके आज पूछा किस में जा रहा है? करंट अफेयर में। तो इसका राइट आंसर है, ये बिहार में मिला है आपको। ठीक है, नल आपके नालंदा के पास इसकी खोज हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शैम्पन ट्राइब ऑफ पीपल विच वर सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? अब देखो, ये क्वेश्चन पूछे जाने का मैं कारण बताता हूँ, फिर आप थोड़ा सा पढ़ने में आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो क्लास, जो ट्राइब्स होती है ना, ये ज्योग्राफी का पार्ट होती है। ठीक है, हालांकि पटवारी के पेपर में ज्योग्राफी मेंशन नहीं है, लेकिन जो ट्राइबल स्टफ है ये मिसलेनियस में आता है। अगर हम ज्योग्राफी का मिसलेनियस पार्ट पढ़ते हैं, जिसे हम जनरल नॉलेज के तौर पर देखते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ट्राइब आपकी अंडोमान निकोबार की है। ठीक है, टॉम्पन ट्राइब आपकी कहां से बिलोंग करती है? अंडोमान निकोबार। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन? भारत की तरफ से पहला स्पेस मिशन जो सन के लिए भेजा गया, वो आपके पास कौन सा है? आदित्य L1। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत का पहला सूर्य की तरफ जो मिशन भेजा गया, देखो नाम से क्लियर है यार, आदित्य सूर्य को बोला जाता है, तो थोड़ा सा आप सूर्य और आदित्य में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया? आदित्य L1।
नेक्स्ट, व्हाट विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रिसीव फाइनेंसिंग अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी आरएसएफ ऑफ आईएमएफ? तो ये पहली कंट्री जिसे आईएमएफ की तरफ से आरएसएफ मिला है, ये कंट्री आपकी बनी है बांग्लादेश। देखो ये कंट्री भी अभी ना चाइना के डेट ट्रैप में फंसी हुई है, थोड़ा बहुत इसको फाइनेंस किया जा रहा है ताकि ये जो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का, सॉरी श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल है वो बांग्लादेश का ना हो, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज द ओनली लिविंग इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड थ्राइस? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं भारतीय ऐसे जिन्होंने 3 बार ग्रैमी जीता है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मेरे को बड़े लोगों की उम्मीद है कि ए आर रहमान को मार्क कराएंगे, है ना? कुछ तो भावना में बहेंगे तो बब्बू मान जी का नाम लिखाएंगे। तो आंसर इसका है रिकी तेज, रिकी केज। ठीक है, रिकी केज वाज द पर्सन, काफी सारे सॉन्ग डिजाइन किए हैं इन्होंने, वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। इनको 3 ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएस स्पेशल फोर्सेस? ठीक है, एनएसजी और यूएस स्पेशल फोर्सेस के बीच में जो आपकी एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है? तरकश है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, पूछा जा सकता है, ये डिफेंस एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं आपको। तो तरकश इज द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज। नेक्स्ट, एक्स धर्म गार्डियन, जो एक्सरसाइज धर्म गार्डियन है, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में? तो इट हैपेंस बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट, HD 3385, ये ICAR की एक न्यू स्पीशीज है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको डेवलप किया है। तो ये किसकी ब्रीड है बेसिकली? तो ये ब्रीड आपके पास किसकी है? वीट की है। ठीक है, इसका साइज ये एक्चुअली ना आपकी टाइम से पहले पकेगी। जैसे हमारा होता है ना कि अप्रैल के अंदर फसल कटती है, तो ये फसल आपकी मार्च तक तैयार हो जाएगी। ठीक है, क्लाइमेटिकल चेंजेस को काउंटर करते हुए इसको इस्तेमाल किया गया, इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट इज एज पर द मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट विच डिसीज हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ? देखो रिसेंटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दुनिया में ना यार कोविड-19 के बाद लोगों को मेंटल स्ट्रेस हुआ है बहुत ज्यादा। यार बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, स्पेशली अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे तो देयर वर मेनी पीपल हु कमिटेड सुसाइड, क्योंकि देखो आप अकेले थे। ठीक है, वो स्ट्रेस जो लेवल था आपके क्वारंटीन टाइम का, अच्छा आप दुनिया से कटे हुए हो, आपका अगर आप एक्सट्रोवर्ट आदमी हो तो आपके लिए तो वैसे ही जिंदगी मुहाल हो गई है। इंट्रोवर्ट हो तो फिर भी चल गई होगी, लेकिन एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको तो मौत बराबर लग रहा था। तो बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो मैं वही बार बार पूछ रहा हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट है वही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ये गिर फॉरेस्ट का सेकंड विंग बनाया गया क्लास। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात के अंदर एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट के अंदर, उसी का एक सेकंड विंग तैयार किया गया बारदा के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, 110 साल के इतिहास में पहली बार हरियाणा के अंदर शेर मिले हैं, टाइगर्स। ये पूछा जा सकता है, वैसे हालांकि न्यूज बहुत रिसेंट है, पेपर बन चुका होगा अभी तक आपका। ठीक है, और जहां तक मुझे आइडिया है आपको अप्रैल मंथ के करंट अफेयर नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने अप्रैल के करंट अफेयर कवर भी नहीं किया, मैंने मार्च तक का डाटा यूज किया है। तो लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में 110 साल के बाद सबसे पहले टाइगर्स लोकेट किए गए, तो इट इज हरियाणा। चलिए नेक्स्ट, छबार पोर्ट इज अ सी पोर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री? ये बड़ा फेमस पोर्ट है, भारत की बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो आपको ये बताना है कि ये सी पोर्ट आपके पास कौन सी जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, छबार। तो छबार कहाँ पे है? ईरान में। इंडिया का पोर्ट है क्लास, इंडिया की फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ ये पोर्ट डेवलप किया गया है। ठीक है, छबार पोर्ट दैट इज इन ईरान। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन लद्दाख नियर चाइना बॉर्डर? ठीक है, भारत की पहला महिला ऑफिसर जिसे इंडिपेंडेंट फील्ड का चार्ज दिया गया हो लद्दाख के अंदर। नॉर्मली आप देखते हो फील्ड के अंदर मेल ऑफिसर्स ही लीड करते हैं, लेकिन ये इतिहास बना है और इस इतिहास को रचने वाली फर्स्ट विमेन ऑफिसर का नाम है कर्नल गीता राणा। ठीक है जी। नेक्स्ट, चनाब ब्रिज, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और यूटी? देखो चनाब, अभी देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा टेक्निकल सा है, टेक्निकल मतलब ऑप्शन से बहुत क्लियर हो रहा है। आपको पता है चनाब निकलती हिमाचल से और थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, तो राइट आंसर आपको जम्मू कश्मीर है, हिमाचल था नहीं। ठीक है, चनाब पंजाब से लोग हैं यार, हम अरुणाचल सिक्किम और उत्तराखंड का भी सेंस नहीं बनता। उत्तराखंड चलो थोड़ा लोगों के दिमाग में फिर भी आ जाएगा, लेकिन अरुणाचल और सिक्किम तो ऑप्शन से एलिमिनेटेड है। ठीक है, तो कई बार अगर ऑप्शंस आंसर्स नहीं पता होता ना क्लास, थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ ध्यान दिया करो। ठीक है, ऑप्शंस जो आंसर्स होते हैं ना वो यहीं से निकल कर आते हैं, हम लोग गलती करते हैं उसको, तभी उसको आंसर कहा जाता है। ठीक है, कि हम उसको मिस्टेक करते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं उसकी तरफ। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एनसेलेडस हैज बीन सीन इन द न्यूज इज द मून ऑफ विच प्लेनेट, ठीक है। एनसेलेडस ये आपके पास मून कहाँ का है, सैटर्न का मून है, ठीक है। ये रिसेंटली आपका डिस्कवर हुआ, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है क्लास। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास, ये कौन सी स्टेट में रिसेंटली डेवलप किया गया है आपके पास, तो इट वाज डन इन उत्तराखंड, ठीक है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व आपका कहां पर सेटअप किया गया है, उत्तराखंड। देखो क्वेश्चन यार ये है, ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो पिछले साल में 3 टाइगर रिजर्व आपके एलिफेंट रिजर्व बने हैं, ठीक है। एक यूपी में बना है, एक साउथ में बना है, एक उत्तराखंड में बन गया। तो ये नाम पता करो, निकालो लिस्ट इसकी, ठीक है। सिर्फ वो जो न्यूज में रहे हैं वही आपके पेपर के क्वेश्चंस बनते हैं यार, आपसे कोई नहीं पूछेगा फालतू के क्वेश्चंस, ठीक है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन 2021-2022? दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और कंज्यूमर शुगर का कौन है? तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। इससे वैसे भी याद रख सकते हो दुनिया डायबिटीज की भी कैपिटल, दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के केसेस भारत में, इनफैक्ट ये नंबर 50% के आसपास है। दुनिया के 50% डायबिटिक लोग भारत में आपको पाए जाएंगे। मीठा खाने का हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, हालांकि शुगर टेंशन से ज्यादा होती है रेदर देन द दिस शुगर स्टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड द सपूर्ति स्कीम, ठीक है। अभी इसके फुल फॉर्म लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, सपूर्ति है क्या, तभी काम करोगे, ठीक है। सपूर्ति आपके पास जो स्कीम है ये आपके पास कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो एमएसएमई की है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इस बार जो G20 की विमेन्स मीटिंग हुई थी ना, विमेन डेवलपमेंट के लिए, तो विमेन 20 हुआ था, उसमें इन्होंने नैनो को ऐड किया है क्लास, याद रखिएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस था ना, तो नैनो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो गए, तो विमेन्स के लिए इन्होंने नैनो वर्ड ऐड किया है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। पर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए सपूर्ति आपके पास है क्या। नेक्स्ट, कूनो नेशनल पार्क जहां पे चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कौन सी स्टेट में है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था जब ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 17 सितंबर को। तो आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। इसमें से 2 चीतों की डेथ हो गई है क्लास, ठीक है। एक को लीवर इन्फेक्शन था, सारा नाम था उसका, तो शी डाइड। एक और चीता की रिसेंटली डेथ हुई है, तो नाम मत याद रखना, कोई नहीं पूछ रहा कौन मरा है, बट प्लीज रिमेंबर कूनो नेशनल पार्क में इसको रिप्लेस किया गया था, ठीक है, रीएलोकेट किया गया था। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द 36 नेशनल गेम ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2022? 36वां नेशनल गेम्स जो इंडिया में हुए इस बार 2022 में, इसको किसने जीता है? तो इस बार वन बाय सर्विसेज टीम। देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट द 36 नेशनल गेम्स इन इंडिया, ठीक है। इसको सर्च कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इस बार 36वां जो नेशनल गेम था ये कुछ इसमें अलग हुआ है, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो क्या था, ठीक है। चलिए, विच सुपर कंप्यूटर रिसेंटली हैज रिप्लेस्ड परम इंशान एज द नॉर्थ ईस्ट रीजन फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो 7 सिस्टर स्टेट्स है हमारी, वहां पे एक बहुत फास्ट सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, इसको रिप्लेस किया है परम ईशान को, ठीक है। किसको रिप्लेस किया है? परम ईशान को। तो नाम क्या है इसका? परम कुमार रूपा। ये एक बहुत पुराने साम्राज्य के नाम पर है, कुमार रूपा, वहां पे एक साम्राज्य हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो उन्हीं के नाम पर इस सुपर कंप्यूटर को क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया, ठीक है। पहले वहां पे सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर परम ईशान था, अभी कितना हो गया? परम कुमार रूपा। The ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच ऑफ द स्टेट एंड यूटीज? देखो अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी न्यूज में था, क्योंकि इसको एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये विलुप्त होने की कगार पर है। तो ये कौन सी स्टेट का स्टेट बर्ड है? तो ये आंसर है आपका राजस्थान, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF हैज पुट विच एशियन कंट्री ऑन द ब्लैक लिस्ट ऑन इट्स अक्टूबर 22 टू अपडेट? अक्टूबर की जो ब्लैक लिस्ट निकली थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उन्होंने किस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला है? तो ये म्यांमार है क्लास, ठीक है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है, म्यांमार को इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ पर एक सत्ता पलट हुआ है आर्मी का, डिक्टेटरशिप मिलिट्री रूल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इसकी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने इस कंट्री की इकोनॉमी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। पाकिस्तान अभी भी ग्रे में है, भारत बार बार रिक्वेस्ट करता है कि इसको ब्लैक में डालो, बट कोई सुनता नहीं, हमारी ग्रे में डाला गया। इंडिया व्हाइट में है क्लास, ध्यान रखिएगा। गरुड़ 7 ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और कौन सी कंट्री के बीच में? गरुड़ 7। तो गरुड़ हमारी किसके साथ है? फ्रांस के साथ एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इंडिया पीवी संधू वॉन विच मेडल एंड पोजीशन इन द एशियन चैंपियनशिप 2022? 2022 की एशियन चैंपियनशिप के अंदर पीवी संधू को कौन सा मेडल मिला था? तो इट वाज द ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स का निकाल लो क्लास डाटा, पूछा जा सकता है। चलो तो मैंने एशियन गेम कवर कर दी, बट प्लीज कॉमनवेल्थ का डाटा निकाल के रखो। Who is the winner of the French Open Tennis Women's Single 2022 टाइटल? ठीक है, फ्रेंच ओपन जो हुआ है उसमें किस महिला ने जो सिंगल्स का टाइटल 2022 का जीता है? दैट इज ईगा स्वाइटेक, ठीक है। बड़ी जबरदस्त प्लेयर है टेनिस की, ईगा स्वाइटेक ने इसको जीता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अचिंता श्योली
हु क्लिंच गोल्ड मेडल इन द इंडियाज कॉमनवेल्थ गेम 2022 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ठीक है, अंकिता श्वेली, ये वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, बड़ी यंग प्लेयर है यार, बड़ी जबरदस्त खेल खेला इन्होंने। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्होंने आपके पास गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट इज सुल्तान ऑफ जोहर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ठीक है, जो जोहर कप है, सुल्तान ऑफ जोहर कप, ये आपके पास किस गेम से एसोसिएटेड है? तो गेम यहां पर कौन सी है? हॉकी से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंथिया रोजनविग, ये अभी रिसेंटली न्यूज में थी, इनको एक बहुत जबरदस्त अवार्ड मिला है। ठीक है, नासा की वर्कर है ये सिंथिया रोजनविग, तो इन्हें अवार्ड कौन सा मिला है? ठीक है, तो इनको अवार्ड जो मिला है वो कौन सा मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज। नासा की तरफ से काम करती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्होंने स्टडी किया है, उस क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से क्रॉप्स में क्या रोटेशन की जा सकती है, कहां कहां पर क्या उगाया जा सकता है, उसको लेकर इन्होंने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट तैयार की थी। तो वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया सिंथिया रोजनविग। Who became the first Indian brand ambassador of the luxury label Louis Vuitton? ठीक है, लुइस विटॉन के आपके पहले इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? राइट आंसर क्या होगा? दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण को ये महारत हासिल हुई है, बड़ा जबरदस्त ताज इनके सिर पे सजा इस बात का कि लुइस विटॉन बहुत जबरदस्त ब्रांड है दुनिया का, ये पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। चलिए, विच emerged as the best higher education institution in India in the latest edition of QS World University Ranking? ठीक है, देखो इंडेक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बेहतरीन हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट आपके पास कौन सा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से है, बहुत जबरदस्त है, तो यहां पर इसको बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तौर पर चुना गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड इन इंडिया? देखो अभी ये इसके रिसेंटली कुछ टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं, न्यूज में था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 के अंदर हुई थी। ठीक है, उज्ज्वला योजना। घर के ऊपर सोलर इज सुपर, ये कैंपेनिंग आपके पास किस स्टेट ने स्टार्ट की है? ठीक है, घर के ऊपर सोलर इज सुपर, ताकि सोलार एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करें। ठीक है, हम लोग बिजली बनाएं सोलार से, तो ये मुहिम किसने स्टार्ट किया है? कर्नाटका ने स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which is the first global big tech company to join the open network for digital commerce? ठीक है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन किया है, ये भारत की तरफ से है। तो इसकी शुरुआत किसने की हमारे साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन द विच स्पोर्ट ऑफ कॉमनवेल्थ 2022? ठीक है, भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में किस स्पोर्ट में मेडल जीता है? ठीक है, पहली बार जीता इस कैटेगरी में, तो इट वाज लॉन बॉल्स। ठीक है, लॉन बॉल्स के अंदर भारत ने पहली बार मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। विच इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्टेड अ लार्ज स्केल एक्सरसाइज नेम्ड स्काईलाइट? ठीक है, स्काईलाइट नाम की जो एक्सरसाइज है किस आर्म फोर्सेस ने की है? देखो स्काई देख के ना सारे इंडियन एयरफोर्स के पीछे भागेंगे, बट आंसर क्या है? इंडियन आर्मी है। ठीक है, तो मैं कई बार बोलता हूँ भावना में मत भाग करो, थोड़ा सा प्लीज यार दिमाग लगा लिया करो। अगर नहीं है चलो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब अगर आपको पता ही नहीं है तो आप तुक्का माराते हो, थोड़ा सा प्लीज तुक्कों में ध्यान रखो यार। ठीक है, स्काईलाइट इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज थी। द मारतंड सन टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज, ये आपके पास कौन सी स्टेट में है मारतंड? तो ये जम्मू और कश्मीर में है। अभी रिसेंटली बड़ी कंट्रोवर्सी में आया था, मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां के, उन्होंने इस मंदिर में जाके पूजा की थी और बड़े लंबे समय से बंद था, तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी में आया है। ठीक है, नेक्स्ट, द इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इज बिल्ट इन विच कंट्री? ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है, ये कौन सी कंट्री में बनाया गया है? नेपाल में बनाया गया। अभी लुम्बिनी के अंदर गए थे आपके नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वहां पर इसकी बात की थी ताकि बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज सेंटर बनाया जा सके। रन इसे इंडिया करेगा, बनाएगा भी इंडिया ही, बट होगा कहां पे? नेपाल में। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन विच माउंटेन? तो ये कहां पर सेटअप किया गया है? माउंट एवरेस्ट पे किया गया। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी वालों ने इसको सेटअप किया था, ये एक बार गिर भी गया, टूट गया था, दोबारा इसको रीइंस्टॉल किया गया है। इट वाज ऑन द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जस्ट माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट से ये 300 मीटर नीचे है सिर्फ। ठीक है, 8500 मीटर की हाइट पर है ये। काइबुल लैम्जो नेशनल पार्क दुनिया का ओनली फ्लोटिंग पार्क है, ये दुनिया की कौन सी लेक पर है? तो इट वाज लोकतक लेक, ये मणिपुर के अंदर है, लोकतक लेक के ऊपर इसको सिचुएट किया गया है। ठीक है, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है ये, याद रखिएगा, अभी रिसेंटली न्यूज में था ये। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन। हम जो सेक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ पॉलिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये हमने कौन सी कंट्री से लिया है? ठीक है,
तो आंसर क्या है आपके पास? ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है। इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? अगर आप भारत के संविधान को देखते हो तो इसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है आपके सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे ऊपर सर्वोपरि हमारा संविधान। ठीक है, क्योंकि संविधान बना है फिर पार्लियामेंट बनी है, ये ध्यान से सुनना। ठीक है, पार्लियामेंट बनी है इसलिए संविधान नहीं बना। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उसको डिसॉल्व किया गया था, संविधान बना, इलेक्शन हुए तो पार्लियामेंट बनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सर्वोपरि। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न? सबसे दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान का कंसेप्ट कहां पर आया? आपके पास यूएसए में। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कैटेगरी का है। ठीक है, देखो यार, रूल्स रेगुलेशन हमेशा लिखे जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि रूल रेगुलेशन नहीं लिखा जाए। बात यह है कि वो इकट्ठा नहीं लिखा गया। ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक जगह पे नहीं लिखा गया, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे उसके कंसेप्ट लिखे गए हैं, इसीलिए इसको अनरिटन फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द मेथड ऑफ अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से इट इज। अगर भारत के संविधान को देखा जाए कि भारत का संविधान में जो संशोधन करने का तरीका है वो कैसा है, तो आपको कैसा दिखाई देगा? पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल। यानी आपको कई जगहों पे सिंपल मेजोरिटी दिखती है, यानी आराम से हो सकता है, फ्लेक्सिबल है। कई जगह पे आपको देखिएगा 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो पार्टली रिजिड भी है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल से भी होगा। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द। संविधान के अंदर इमरजेंसी के प्रोविजंस कहां से लिए गए हैं? ठीक है, इमरजेंसी के प्रोविजंस संविधान के अंदर कहां से बोरो किए गए हैं? तो ये कहां से लिए गए हैं? वेरमियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इसका ना एक पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, अब इस क्वेश्चन की थोड़ी सी जो गड़बड़ है मैं आपको उसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अभी ये जो प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से। लेकिन अगर सिर्फ इमरजेंसी के प्रोविजंस पूछे जाए तो इमरजेंसी के प्रोविजंस कहां से आए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। तो ये ध्यान रखिएगा क्लास। ठीक है, दो डिफरेंट चीजें हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कि संविधान के अंदर आपके इमरजेंसी के प्रोविजंस कहां से लिए गए हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज देखूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्योंकि यहां पर वो किसकी बात कर रहा है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की टर्म में बात कर रहा है। ठीक है, कि आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी हो सकते हैं जब देश में इमरजेंसी लगेगी। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि प्रावधान ही कहां से उठाया गया है, तो प्रावधान कहां से उठाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठाया गया। ठीक है, ध्यान से करिएगा पेपर में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन सर्टेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द constitutions of other countries, which country has contributed to framing the directive principle of state policies? वो कहता है जब भारत का संविधान लिखा गया तो बहुत सारी कंट्री से बहुत सारे संवैधानिक प्रोविजंस लिए गए थे। इसमें से डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो राज्य सरकारों को दिए गए दिशा निर्देश हैं, ये कौन सी कंट्री से लिए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाता है? आयरलैंड हो जाता है। ठीक है, और आयरलैंड ने ये स्पेन से लिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, which amendment act introduced changes in the preamble to the constitution of India? इनमें से कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आपको प्रियम्बल में चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो 42nd अमेंडमेंट था 1976। प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है, तो वो 42nd अमेंडमेंट है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ करेक्ट ऑर्डर? आपको सीक्वेंस बताना है। क्लास एक बार प्रियम्बल की जो रेगुलर डेफिनेशन है उसको पढ़ लो, प्रियम्बल पढ़ा होना चाहिए, कई बार उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly constitute to resolve India into a sovereign socialist secular democratic, ठीक है, नेशन। ठीक है जी, चलिए। Of the following words of the preamble to the constitution, which one of the was not inserted through the 42nd amendment 1976? कहते जब प्रियम्बल को अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट से, तो इनमें से कौन सा शब्द ऐड नहीं किया गया है? नॉट की सेंस में क्वेश्चन है क्लास, तो आंसर क्या हो जाएगा? डिग्निटी। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी आपका कब ऐड किया गया? 1976। इसका एक रेसिप्रोकल क्वेश्चन भी कई बार बनता है क्लास पेपर में। रेसिप्रोकल क्वेश्चन आपके पास क्या है कि व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ सेकुलर नेशन? सिंपल क्वेश्चन है कि भारत सेकुलर नेशन कब बना या सोशलिस्ट नेशन कब बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आंसर उसका ईयर की फॉर्म में पूछा था तो आंसर हो जाता है 1976। आपसे पूछा जाए भारत रिपब्लिक कब हुआ, डेमोक्रेटिक कब हुआ,
ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या हो जाएंगे 1950 के अंदर। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड रिपब्लिक इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज द वर्ड सिग्निफाई। अगर आप भारत का प्रियम्बल पढ़ते हो तो इसमें रिपब्लिक शब्द क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इट सिग्निफाइज द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। ठीक है, हेरिडिटरी रूल नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो देश का सर्वोपरि व्यक्ति है यानी देश का जो राष्ट्रपति है वो आपके पास इलेक्टेड है। ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक सेक्युलर स्टेट है, वो आपके पास कहां से पता लगता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल से पता लगता है। क्लास ध्यान से देखिएगा इसको, सिर्फ प्रियम्बल ही एक जगह है जहां पे प्रॉपरली सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वधर्म संभव। विच लिबर्टी इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी लिबर्टी आपके पास मेंशन नहीं है प्रियम्बल में, तो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ आपको दिया गया है, इकोनॉमिक लिबर्टी आपको नहीं दी गई है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपके पास इसमें से कौन से शेड्यूल में लिखा गया है, 10th शेड्यूल में लिखा गया। आगे इसका क्वेश्चन और देखेंगे आपके पास। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस विच आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल। तो 22 भाषाओं को जो आपके दर्जा समान है वो 8वें शेड्यूल में मेंशन किया गया, जो 22 भाषाओं का। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लास की, जब भारत का संविधान बना था तो कितनी भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा 14 है। ओरिजिनली 14 थी, बाकी की 8 लैंग्वेजेस अमेंडमेंट से ऐड की गई हैं। ठीक है, अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं। डोगरी है, बोडो है, मैथिली है, सेंथली है, बोडो है, सेंथली, मैथिली, बोडो, मणिपुरी, ये सारी बाद में ऐड हुई है। ठीक है, आगे इसके अमेंडमेंट के क्वेश्चन देखेंगे। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन विच ईयर। ठीक है, भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य आपके पास कौन सा है, 1953 में आंध्र प्रदेश। ठीक है, इससे पहले धार कमीशन हो, जेवीपी कमेटी हो, इन सब कमेटीज ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाने को रिजेक्ट किया था, लेकिन स्टिल भारत का पहला राज्य जो बनता है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही बनता है, दैट इज इन 1953। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। इनमें से आपके पास कौन से यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो गोवा नहीं है। गोवा जब बना था 1961 में तब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़ आपके पास यूटीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो सिटीजनशिप को क्या करती है, रेगुलेट करती है, तो पार्लियामेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील। आर्टिकल 2 संविधान के बारे में किससे डील करता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कौन सी, जो भारत का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड आर्टिकल आपके पास किसके बारे में बात कर रहा है, वो पार्ट जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर उनको भारत में सम्मिलित करना हो तो उनका क्या है। थर्ड आर्टिकल विद इन द कंट्री बात करता है, मुझे भारत के अंदर किसी राज्य को बदलना हो, उसका एरिया बढ़ाना हो, घटाना हो, नाम बदलने हो, तो वो सारा थर्ड आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज हरियाणा कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब एज अ सेपरेट स्टेट। ठीक है, हरियाणा पंजाब से अलग कब हो रहा है, 1 नवंबर 1966 को। What kind of citizenship is guaranteed to all citizens of India? इनमें से कौन सी सिटीजनशिप आपको गारंटी की गई है, तो इट वाज ओनली सिंगल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। हालांकि भारत ने अभी कुछ समय पहले प्रपोज किया था कि वो कुछ कंट्रीज के साथ डुअल सिटीजनशिप के कंसेप्ट पे जा सकती है, जहां पे इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, कनाडा है, यूके है। तो अभी ये प्रपोजल था, देखते हैं अभी क्या होगा इसका। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट। कौन से अमेंडमेंट से सिक्किम को पूरी भारत में एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया था, 36th अमेंडमेंट। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय, अगर आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो इनमें से कौन कौन से मेथड हैं, तो बाय बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन है और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, 2 और हैं इसके अलावा। ठीक है, कौन कौन सी है आपके पास, बर्थ लिख लिया, डिसेंट लिख लिया है, एक है नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन, एक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कल को भारत अगर कहीं पे कब्जा कर लेता है तो उस टेरिटरी के जो लोग हैं उनको भी क्या कहा जाएगा, भारतीय कहा जाएगा। हालांकि हम किसी की टेरिटरी पे कब्जा करते नहीं है, अगर कोई भारत में सम्मिलित हो जाता है, कल को भूटान के लोग कहें हमें भारत में आना, तो भूटानीज विल बिकम इंडियन।
विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट एज द फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट प्रेजेंटली आपका नहीं है? तो बड़ा आसान है, राइट टू प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। पार्ट सारे पढ़ लीजिए, क्लास क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो गार्डियन कौन है आपके पास? जुडिशरी है, ठीक है। आर्टिकल 32 और 226 हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 17 है आपका। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैव बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा सिंबल होता है जब वहां पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हो, ठीक है। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज द चिल्ड्रन दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो ये आपकी एज कितनी है? 14 ईयर्स तक ये मेंशन किया गया है। Which of the following articles deal with the uniform civil code which is the part of directive principle of state policy, तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? डीपीएसपी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। The DPSP of state policies are present in which part of the constitution, तो ये पार्ट 4 है जहां पे आपके DPSP मेंशन है। Which of the following is not true about the directive principle of state policies, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सॉरी, नॉट नहीं, is true about the directive principle of state policies, they are non justiciable, ठीक है। हालांकि अगर आप किसी ऐसे मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उसको अवॉइड नहीं कर सकती, ठीक है। इट इज सब्जेक्ट टू द रिसोर्सेज अवेलेबल, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आपको डीपीएसपी में लिखी गई बातों को मानना पड़ता है, कोर्ट के निर्देश है। लेकिन अगर नहीं है तो आप उनके खिलाफ कोई न्याय नहीं मान सकते हो, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। साइंटिफिक टाइमर को डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी आसपास की चीजों को रिस्पेक्ट करना, ये आपकी ड्यूटीज मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस कमेटी ने इसको सजेस्ट किया था? तो इट वाज स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था ये स्वर्ण सिंह कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसमें से आर्टिकल नंबर 51A है जो कि ऐड किया गया था आपके पास 42nd अमेंडमेंट 1976 से, जिससे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज बन रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से एक्ट से ऐड की गई है? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो ये सारी के सारी, सेफगार्ड करना प्रॉपर्टी को, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करना भारत की, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को डेवलप करना, ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये कंसेप्ट लिया कहां से गया? यूएस था, रशिया से। Was the first woman to become the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी है और आज तक एक ही रही है, ठीक है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही एंजॉयज द, कब तक कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रहता है? जब तक वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस मेंटेन करता है, यानी उसकी सरकार बनी रहती है, बहुमत उसका मेंटेन रहता है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास होता, तब तक एक प्रधानमंत्री अपने ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। Who distribute portfolio to the ministers for running the various ministries, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। The size of council of ministers cannot be increased from, very important, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, 15% से ज्यादा लोकसभा की स्ट्रेंथ में आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, तो आर्टिकल 79 आपको कहता है, ये आप याद रखेंगे, मैं आर्टिकल लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 79 आपके पास बताता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, तीनों होते हैं, तीनों को मिलाकर आपके पास क्या बन जाती है? पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट में डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसके बिना कोई पार्लियामेंट का काम भी नहीं होगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, तो कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका रखिए कि कौन कौन से फील्ड से आते हैं, तो एक वर्ड होता है क्लास, ठीक है, क्लास वर्ड से याद रखिएगा। इसमें सी से कुछ नहीं है, एल से है लिटरेचर की फील्ड से कोई व्यक्ति हो, ए कोई आर्ट्स से बिलोंग करता हो, आर्ट मतलब कोई आर्टिस्ट हो, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर सब, एस से साइंस है, साइंटिस्ट हो कोई,
एस से है सोशल सर्विस, और इसी में एक एस और जोड़ लेना, स्पोर्ट्स। ठीक है, सी को आप याद रख सकते हो स्टेट के लिए, जो स्टेट में गवर्नर बंदे नॉमिनेट करता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हो सकते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेट के लिए सिर्फ। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा? अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना तो आपकी न्यूनतम उम्र आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम आप 25 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का कार्यकाल एक बार में कितने साल का है? 6 साल का है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम एज कितनी होती है? 30 साल की होती है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द गवर्नर? कौन से आर्टिकल से आपको गवर्नर की पोस्ट का पता लगता है? तो आर्टिकल 153 बताता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंपीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किस व्यक्ति का इंपीचमेंट प्रोसीजर संविधान में मेंशन नहीं है? तो इट वाज द गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, ये एक इम्यूनिटी है गवर्नर्स के पास कि वो इंपीच नहीं हो सकते, बस दुर्भाग्य ये है कि इनको कभी भी बदला जा सकता है। Which article of the Indian Constitution envy says that there shall be a chief minister of the state appointed by the governor? कि चीफ मिनिस्टर आपका किससे अपॉइंट किया जाएगा? गवर्नर द्वारा। तो आर्टिकल है आपका 164। इन इंडिया कॉलिगन सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कॉलेजियम सिस्टम आपका जुडिशरी का है। ठीक है, हाई कोर्ट और जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुनना होता है तो कॉलेजियम सिस्टम होता है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर? अगर सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस सेंटर और स्टेट की डिस्प्यूट को लेकर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है इसको। टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन शुड हैव अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपकी हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन कितनी है? कम से कम आप 5 साल के लिए क्या रहे हो? जज रहे हो। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कौन से आर्टिकल के तहत आती है? ये आती है आर्टिकल 143। दो तरीके की आप एडवाइस कर सकते हो, एक प्रेसिडेंट पे बाउंडेड होती है, एक प्रेसिडेंट पे बाउंडेड नहीं होती है। ठीक है, व्हाट मिनिमम एज लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, Which article of Indian Constitution deals with the constitutional amendment? Constitutional amendment के लिए आप कौन सा आर्टिकल पढ़ते हो? आर्टिकल 368 के तहत ही आप इसकी स्टडी करते हो। Which constitutional amendment reduces the voting right from 21 to 18 years? तो it was 61st amendment, जब आपके जो वोटिंग एज है उसे घटाकर 18 से क्या कर दिया गया था? सॉरी, 21 से घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 कर दिया गया। Which of the following amendment was passed during the emergency? इमरजेंसी के टाइम पे आपकी कौन सी अमेंडमेंट पास हुई थी? 42nd अमेंडमेंट। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्लास, बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी ये, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स द रियल राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट टू ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 to 14, इंसर्टिंग आर्टिकल 21? तो ये 86th अमेंडमेंट 2002 थी, जहां पे 21A आर्टिकल यानी राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था, जहां पे 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन, ये पार्लियामेंट में होगी। ठीक है, स्टेट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्रपोज नहीं कर सकते। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसेस? अमेंडमेंट प्रोसेस लिखा कौन से पार्ट में हुआ है? पार्ट 20। आर्टिकल अभी देखा हमने 368। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास अ मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा? अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो लोकसभा से आपको कैसी मेजोरिटी चाहिए? तो कौन सी चाहिए होती है? सिंपल मेजोरिटी। बट ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनना जरा इसको, इसकी इनिशिएशन हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? राज्यसभा से। लोकसभा इसकी प्रोसीडिंग को स्टार्ट नहीं करेगा, ये हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? राज्यसभा से। और राज्यसभा में आपको चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, लोकसभा में तो सिंपल है, काम चल गया अपना, 50% वोट लो और जयराम जी की। लेकिन जब राज्यसभा में होगा तो क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, पहले इसको राज्यसभा स्टार्ट करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, फिर जब ये लोकसभा जाएगा तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। 9th शेड्यूल जो भारत के संविधान में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो फर्स्ट संशोधन से आपका 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। ये एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टैक्स और टेन्योर्स थे, जमींदारी सिस्टम एबॉलिश किया गया था। ठीक है, चलिए फर्स्ट अमेंडमेंट। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पार्ट द क्वेरम ऑफ लोकसभा? ठीक है, क्वेरम क्या होता है? 1/10 ऑफ द मेंबर। जब तक आपके पास लोकसभा के 1/10 मेंबर नहीं होंगे तब तक आप लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत नहीं कर सकते हो।
तो 550 का 1/10 कितना हो जाएगा, 55। सिमिलरली जब आप राज्यसभा को देखोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 25, 250 का, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल और आर्टिकल्स द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट, ठीक है। संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिट इशू कर सकते हैं? तो आंसर क्या है, 32 और 226। अब जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्लास, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है अगर मैं लैंग्वेज की टर्म में बात करूं, ठीक है। अगर इसमें वर्ड पिक्चर रिस्पेक्टिवली लग जाता ना तो ये गड़बड़ हो जाती, ठीक है। इसमें रिस्पेक्टिवली नहीं था इसलिए क्वेश्चन ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है, 32 है, और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है, 226। लेकिन अगर यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लग जाता पीछे क्वेश्चन के तो ऑप्शंस इंटरचेंज होंगे क्लास, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट पहले लिखा गया। तो हाई कोर्ट अगर पहले लिखा गया तो 226 पहले लिखा जाता और 32 बाद में लिखा जाता। तो यहाँ लिखा नहीं गया था, क्वेश्चन की सेंस ठीक थी, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक बार ग्रामेटिकल इश्यूज हमारे पेपर में होते हैं, हम जब गड़बड़ कराते हैं तो प्लीज उसकी गड़बड़ मत करना। इन इंडियन कॉलिगन सिस्टम इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है जी। चलिए, टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन शुड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द हाई कोर्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स, 5 years, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांडिंग द पर्सन ऑफ बॉडी टू डू दैट व्हाट विच ऑफ द सॉरी द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांडिंग अ पर्सन और अ बॉडी टू डू व्हाट विच इज हिज और इट्स ड्यूटी टू डू कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो तो आपके पास कौन सा है, इट इज मैंडमस, ठीक है। मैंडमस के अंदर आप कमांड करते हो। Which Supreme Court judgment describe the basic structure of the Constitution of India for the first time? तो बेसिक स्ट्रक्चर कहां डिफाइन किया गया था, केशवरन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में डिफाइन किया गया था, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट is a court of record and the same are admissible as evidentiary value and cannot be questioned in any court. This provision is present in which of the following articles of the Constitution, ठीक है। देखो यार, जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है ना वो एक मिसाल के तौर पर होती है, ठीक है। आप उस दी हुई जजमेंट को किसी और केस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास कौन से आर्टिकल के तहत हो जाती है, आर्टिकल 129, इसे एविडेंटरी माना जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द पॉलिटी क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच। रहेगा हिस्ट्री का रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज बीन फॉर्म्ड विद द नॉलेज एंड अप्रूवल ऑफ। वो कहता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही है आपके पास तो उस समय पर किसकी देख रेख में, किसके अप्रूवल के साथ बन रही है, यानी कि उस समय भारत का वॉइस रॉय कौन था, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर हुआ था। और इसके जो पायोनियर रहे हैं वो कौन रहे थे, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। जो फाउंडर मेंबर रहे हैं इसके वो कौन रहे हैं, ए.ओ. ह्यूम। दिसंबर 1885 के अंदर आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, कि आपके पास दिसंबर 1885 में ये दिखाई देगा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट साइड क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड इज रिगार्डेड टू हैव बीन द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत के ऐसे कौन से वॉइस रॉय हैं जो सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि जिन्हें आप आज पंचायतों के तौर पर देखते हो, उनके फादर किनको कंसिडर किया जाता है, उसके जनक किसको कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपॉन, ठीक है। इस एक्ट को नाम दिया जाता है आपके पास, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास किया था लॉर्ड रिपॉन ने। बाद में यही आर्टिकल 40 बनता है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और भारत के अंदर आपके पास पंचायतों का प्रावधान दिया जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल कहा जाता है इसको, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। डीपीएसपी में भी मेंशन है ये आपका आर्टिकल नंबर क्या बनता है, 40 बनता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है जी। चलिए, द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसकी शुरुआत भारत में कब और किस समय पर हुई थी, आपको तारीख बतानी है, ठीक है। कई बच्चे मुझसे बड़े आमतौर पे पूछते हैं सर डेट्स कौन सी याद रखनी होती है, ठीक है। तो प्लीज क्लास क्वेश्चन आप ध्यान रखें कि जितनी भी आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की आपको सारी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, चाहे वो वॉर हो,
चाहे वो ट्रीटीज हो, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द डेट्स, ठीक है। राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर हमारे पास क्या है, 8 अगस्त 1942 इज द राइट आंसर, ठीक है। 8 अगस्त 1942 है, उस पे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो पास किया गया था। इसे लीडरलेस रिवोल्ट भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, लीडरलेस रिवोल्ट, ठीक है। नेता नहीं था कोई इसका, जो भी नेता बनता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, तो उसको नाम क्या दिया गया, लीडरलेस रिवोल्ट। नेक्स्ट, ऑन विच डे हैड प्रीमियर एटली कंसीडर्ड दैट द ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया बाय जून 1948। वो कहता है कौन सी तारीख को जो क्लेमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम भारत को जून 1948 तक हर हाल में छोड़ देंगे, उसको आजाद कर देंगे। तारीख पूछी गई है आपको, ठीक है। राइट आंसर क्या है, फरवरी 20 1947, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने अनाउंसमेंट किया था लॉर्ड एटली साहब ने कि हमें देश को आजाद करना है, इंडिया को छोड़ना है हमें। तो 20 फरवरी का दिन है जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी। 4 जुलाई 1947 को यह बिल पेश किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को यह बिल पास कर दिया जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन, वो कहता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत आपके पास इनमें से कहां पर हो रही है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी पता लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ, ठीक है। मेरठ के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ग्रेट वॉर वॉज फोर्ट बिटवीन द ईयर्स 1914 टू 1918, वो कहता है इनमें से कौन सा युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ है। ध्यान से देखोगे तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल सामने से ही एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका जो है वो कब हुआ है, 1914 से शुरू हुआ था और 1918 पे ये खत्म हुआ। इसके खत्म होने पर आपको दिखाई देगा लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। लीग्स ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बनाया गया था, जो फेल हुआ, और बाद में इसी को आप यूनाइटेड नेशंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिमला कॉन्फ्रेंस विच वाज कन्वेड एज पर वेवल प्लान एंडेड इन फेलियर बिकॉज ऑफ द स्टिफ ऑपोजिशन ऑफ 1945, जून 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस जो आपके पास होती है, जिसे आप वेवन प्लान के तौर पर भी जानते हैं, ये किसकी ऑपोजिशन की वजह से खत्म हुआ, यानी किसने इसका ज्यादा विद्रोह किया। तो विद्रोह मैं बताता हूं अभी क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। यहां पर जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुस्लिम्स को सिर्फ मैं नॉमिनेट करूंगा, मुस्लिम्स का भारत में प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम पीपल को नॉमिनेट नहीं करेगी। इस वजह से आपको दिखाई देता है कि जिन्ना वेवल प्लान के समझौते पे अपोज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द अगस्त ऑफर द ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया वॉज, अगर अगस्त ऑफर की आप बात करते हो तो इसमें ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मसले को लेकर वो ये काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, डोमिनियन स्टेटस। देखो 1940 में आया अगस्त ऑफर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने पहली बार इस बात को माना था कि भारतीय अपना संविधान खुद लिख सकते हैं, उसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये आपके पास कब होता है, अगस्त ऑफर में। लेकिन यहां पर टोटल इंडिपेंडेंस नहीं है, यहां पर आपको क्या दिया गया, डोमिनियन स्टेटस, आधा राजपाट दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज थ्रोन ओपन टू ऑल बाय द एक्ट ऑफ, भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज जो आपके पास है इसका एग्जाम सबके लिए ओपन, यानी सबके सब इस पेपर को दे सकते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है, एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1588, जहां से सारी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से खत्म कर दिया जाता है। तो इसी एक्ट के तहत सिविल सर्विसेज ओपन कर दी गई थी सब लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान द पावर वुड बी फर्स्ट ट्रांसफर टू, वो कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सबसे पहले पावर किसे ट्रांसफर की जाएगी। राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर क्या है, द इंटरिम गवर्नमेंट, जिसको लेड किया था उस समय जवाहरलाल नेहरू ने, 14 लोगों की ये गवर्नमेंट बनाई गई थी। और इसके पहले हेड जो चुने गए थे जो इस गवर्नमेंट को लीड करते, वो आपके पास कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, वी डू नॉट सीक अवर इंडिपेंडेंस आउट ऑफ ब्रिटिश रूइंस, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, कई बार पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम अपने आजादी ब्रिटिश रूइंस में, यानी ब्रिटिश के जो उनकी हालात खराब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, वो लुटे पड़े हैं, हम उनकी बर्बादी में अपनी आजादी नहीं देखते। ये स्टेटमेंट किसने दिया था,
द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट को इशू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वॉज फर्स्ट प्रोवाइडेड टू इंडिया बाय, सबसे पहले बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो आपके दो हाउसेज बनेंगे वो सबसे पहले किस एक्ट के तहत प्रोवाइड किए गए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी इस समय के अंदर और ये प्रोविंशियल लेवल पर यानी कि प्रांतों पर, स्टेट पर इशू हुआ था। सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन द कार्नेटिक द फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ। कहता है कि जब हम एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल देखते हैं, जब ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में भारत में स्ट्रगल हो रहा है कार्नेटिक के अंदर, तो वो बैटल जो कि फ्रांस की डिफीट के ऊपर मोहर लगाता है, वो मोहर लगाने वाला बैटल कौन सा है? तो बैटल आपके पास वांडीवाश। ठीक है, वैसे वांदीवास कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है ये जगह वांदीवास। 1760 में युद्ध हुआ था और ये युद्ध डिसाइसिव, निर्णायक साबित हुआ था फ्रेंच लोगों के लिए, क्योंकि उसके बाद इन्हें भारत में जो एक्सपेंशन इनकी होनी थी वो नहीं हो पाती। चलिए नेक्स्ट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टेकन बॉम्बे फ्रॉम। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बॉम्बे से किसके द्वारा ली गई थी? तो इट वाज बाय चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का विवाह आपकी एलिजाबेथ कैथरीन के साथ हुआ था। ठीक है, जो कि पोर्चुगीज की रानी थी। ठीक है, उनके विवाह के बाद आपको दिखता है कि चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे की प्रेसिडेंसी दहेज के तौर पे दी जाती है, बॉम्बे के आइलैंड्स दिए जाते हैं। चार्ल्स द्वितीय यही आइलैंड्स आगे किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैड द सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 प्राइमरी डेल्ट विद? जो चार्ल्स वुड जो वुड्स डिस्पैच है 1854 का, ये बेसिकली प्राइमरी इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, राइट आंसर क्या है? एजुकेशनल रिफॉर्म। आज भी भारत का एजुकेशन सिस्टम चार्ल्स वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग ही चलता है। क्लास बहुत बड़ा हिस्सा है ये हमारा, इसीलिए भारतीय एजुकेशन के अंदर इसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। ठीक है, आप याद रखिएगा, दो तीन मैग्ना कार्टा है जो हम पेपर के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि 1717 के अंदर फारुखशियर जो है वो ट्रेडिंग राइट्स देते हैं बंगाल की, तो वो भी मैग्ना कार्टा है। ये एजुकेशन का मैग्ना कार्टा है। फंडामेंटल राइट्स उसे भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who had became the first governor of India after independence? भारत की आजादी के बाद पहले गवर्नर आपके पास कौन अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 से लेकर जून 1948 तक भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद ये पोस्ट किसके पास चली जाती है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उसके बाद वो पोस्ट एलिमिनेट कर दी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है जी। भूदान मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड बाय, भूदान किसने स्टार्ट किया था? बड़ा अच्छा इंसिडेंट है भारत में आजादी के बाद। आपको दिखता है कि जो लैंड्स है वो जमींदारों के नाम पर हैं, तो लोगों को कहा जाता है कि आप जो अपनी एक्सेसिव जमीनें हैं वो दान करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? विनोदा भावे, आचार्य विनोदा भावे ने इसकी शुरुआत की थी, भूदान मूवमेंट। बड़े जबरदस्त गांधीयन थे ये भी, विनोदा भावे। द अपलिफ्टमेंट और द बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन द प्राइम कंसर्न ऑफ। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे काम किसने किया? इनमें से प्राइम कंसर्न किसका था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सत्यशोधक समाज। ठीक है, ज्योतिराव फुले। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले महाराष्ट्रियन थे, इन्होंने बहुत काम किया है आपके अनटचेबिलिटी को लेकर, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, विडोज रीमैरिज, बहुत काम किया इन्होंने। विडोज होम खोला था इन लोगों ने। ठीक है, विमेन एजुकेशन के अंदर बड़ा काम किया इन्होंने। सत्यशोधक समाज। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एट, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का निर्माण इनमें से कौन सी जगह पर हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? ढाका, आज की डेट में बांग्लादेश है। लेकिन आपसे कहीं पेपर में पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की एक्चुअल में पहली ब्रांच कहां खोली गई थी, तो इट वाज इन 1905 लंदन। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां पर हो रही है आपके पास एक्चुअल में? 1906 के अंदर, दैट इज इन लंदन। नेक्स्ट, हु हैड राउंडेड द फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? ठीक है, भारत की पहली यूनिवर्सिटी कहां पे फाउंड, किसने फाउंड की थी? तो धोंडू केशव कारवे। ठीक है, धोंडू केशव कारवे वाज द राइट आंसर, जिन्होंने पहली महिला यूनिवर्सिटी का भारत में क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है,
टी कार्बन यूनिवर्सिटी दैट इज इन पुणे। द रेवोल्यूशनरी हु डाइड ऑफ 64 डेज हंगर स्ट्राइक वॉज, इनमें से किस क्रांतिकारी की मृत्यु 64 दिन के अनशन यानी हंगर स्ट्राइक के बाद हुई थी? राइट आंसर आपके पास क्या है? जतिन दास। ठीक है, बंगाल से बिलोंग करते थे। बम बनाना जतिन दास ने सिखाया था, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो जो 120 दिन से ऊपर चली आपकी हंगर स्ट्राइक थी उसमें से 64वें दिन पर किसकी डेथ हो गई थी? जतिन दास की। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉल इन 1920 बिकॉज ऑफ, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो विड्रॉल आपको दिखाई दे रहा है उसका कारण क्या था जो 1920 में स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? वायलेंस erupted एट चोरा चोरी। तो 5 फरवरी 1922 को आपको दिखाई देता है कि 1920 में हुआ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपका वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ गांधी द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन लेड बाय, गांधी जी जब नहीं थे तो क्विट इंडिया मूवमेंट को लेड किसने किया था, किसने लीड किया था इसको? राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? अरुणा आसफ अली। ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए, ठीक है, कि आपके पास ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है, ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर आपको जो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती है वो कौन है आपके पास? अरुणा आसिफ अली। इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, उनका नाम था जेपी नारायण। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। दो लोग थे जिन्होंने गांधी जी के एब्सेंस में इस मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम व्हेन द इंडिया बिकेम फ्री, जब भारत आजाद होता है तो कांग्रेस की अध्यक्षता उस समय पर कौन कर रहा है? तो 1946 से लेकर 48 तक ये अध्यक्ष रहे थे। हिज नेम वॉज जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी वॉज द पर्सनैलिटी जिन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ, भारत के अंदर जो पुरातन जो आपके मॉन्यूमेंट्स बने हुए, स्मारक बने हुए हैं, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी जब की गई थी तो उस समय वॉइस रॉय कौन था? ठीक है, तो इट वाज लॉर्ड कर्जन। इनके समय पे एक्ट आए थे 1899 से लेकर 1905। यू विल सी एन नंबर ऑफ एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट, सीबीआई का निर्माण, सीआईडी का निर्माण इसी समय पर होता है, कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट इसी समय पर पास किया जाता है, यूनिवर्सिटी एक्ट इसी समय पास किया जाता है, बंगाल की पार्टीशन का एक्ट इस समय पास किया जाता है। तो कर्जन के समय में एक्ट पे एक्ट आए थे। ठीक है, इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वाज इन प्रिजन फॉर 6 ईयर्स सेंट टू, और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जब सजा होती है तो उन्हें कहां पर भेजा जाता है? राइट आंसर इज मेंडले। ठीक है, मेंडले के अंदर इनको सजा होती है 6 साल की। हु हैड सेट अप द एंटी अनटचेबिलिटी लीग फॉर द एरेडिक्शन ऑफ द एविल ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसी सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए एंटी अनटचेबिलिटी लीग की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्लास में ना बड़े बच्चे गलतियां करते हैं। मैं आंसर बताता हूँ आपको, आंसर इसका महात्मा गांधी है। पर बहुत से बच्चे ना इसको बहुत जल्दी जल्दी में बी आर अम्बेडकर साहब मार्क कराते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंटी अनटचेबिलिटी लीग की शुरुआत नहीं की थी उन्होंने। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने कुछ समय के लिए संन्यास लिया था पॉलिटिक्स से। ठीक है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो गए थे एंड स्टार्टेड टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ अनटचेबल्स। तो उन्होंने इसका मुद्दा उठाया था, उसके ऊपर काफी काम किया है। ठीक है, हरिजन नाम का न्यूज़पेपर भी निकाला था इस समय पर उन्होंने। नेक्स्ट, हु हैड बीन द फर्स्ट टू एम्फेसाइज ऑन द इंस्ट्रक्शन इन लिटरेचर एंड साइंस थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज वाज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया। ठीक है, वो कहते हैं सबसे पहले किसने कहा था कि लिटरेचर और साइंस हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा ताकि एक आधुनिक भारत का निर्माण हो सके? राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इंडिया की तरफ से आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ रेनेसांस कहा जाता है इनको। और अगर आपसे कभी गवर्नर जनरल्स के टाइम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल को भारत का मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जाता है, तो आंसर हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस गड़बड़ करते हैं हम लोग पेपर में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायोनियर द खिलाफत मूवमेंट, इनमें से खिलाफत मूवमेंट को पायोनियर यानी इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो आपके पास दो लोग थे, अली ब्रदर, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है, और कंबाइनली आपको दिखता है कि खिलाफत मूवमेंट की जो नॉन कॉर्पोरेशन मर्जेंस है उसमें जो लीडर होंगे वो आपके पास कौन दिखाई देंगे?
महात्मा गांधी दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो यहाँ के फाउंडर हैं वो आपके पास कौन है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, दो अली ब्रदर्स थे। और इसकी लीडरशिप जो दी गई थी खिलाफत और आपके नॉन कॉरपोरेशन की, किसको दी गई थी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट। Who among the following had attended all the three round table conference in London? जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है 1930 से लेकर 1932 तक, इन तीनों मीटिंग्स को अटेंड करने वाले व्यक्ति कौन है आपके पास, तीनों ने तीनों मीटिंग्स अटेंड की हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, तो बी आर अंबेडकर के साथ आपको एक और व्यक्ति यहां पर दिखाई देंगे, उनका नाम याद रखिएगा, द नेम इज तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ये भी आपको दिखाई देंगे जो तीनों मीटिंग्स अटेंड कर कर आए थे बी आर अम्बेडकर जी के साथ। सर सैयद अहमद खान had started a reform movement along among the Muslim called as डैश मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान ने एक मुस्लिम रिफॉर्म के लिए काम किया था। ठीक है, उनमें से इस मूवमेंट को नाम क्या दिया जाता है, बहुत आसान है यार, ये अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, एक साइंटिफिक सोसाइटी का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा, ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो रिलीजियस इंक्वायरीज को शुरू करें, वो मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करें, वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करें। तो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जाती है। ठीक है, अलीगढ़ स्कूल की शुरुआत होती है, फिर वही स्कूल बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनता है, वही कॉलेज बाद में क्या बन जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि जो आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जब ये कॉलेज थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, तो इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो याद रखना है थियोड्रे बेक। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल थे अलीगढ़, जो आपका एंग्लो ओरिएंटल एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज था, तो इसके पहले जो प्रिंसिपल बने हैं आपके पास, वो आपके पास कौन है, थियोड्रे बेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्लास याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं, है डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे ओवरऑल, जनरली आप लोग नहीं पढ़ते उन चीजों को, बट ट्राई टू रिमेंबर दिस नेम। नेक्स्ट इज लॉर्ड माउंटबेटन हैज रिप्लेस्ड लॉर्ड डैश एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1947। 1947 में किसे हटाकर आपके लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वॉइसरॉय बनते हैं, तो इससे पहले जो आपके पास थे वो कौन थे, लॉर्ड वेल। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होता है, कैबिनेट मिशन प्लान लास्ट मोमेंट पे जाके आपका खत्म हो जाता है, तो इस वजह से लॉर्ड वेवल्स आपको रिटायर कर दिया जाता है, और लुइस माउंटबेटन, इन्हें मार्च 1947 में भारत का क्या बना दिया जाता है, वॉइसरॉय। नेक्स्ट, द लीडर हु क्विट पॉलिटिक्स रिटायर्ड टू पौंडीचेरी एंड सेट अप एन आश्रम देयर। ठीक है, इनमें से किस लीडर ने अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था और पौंडीचेरी में जाकर इन्होंने एक आश्रम सेटअप किया था और एक कल्ट शुरू किया था, इन्होंने एक नए तरीके के धर्म की शुरुआत की थी, एक नया सेक्ट शुरू किया था, तो हिज नेम वाज श्री औरबिंदो घोष। ठीक है, ये औरबिंदो के नाम से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगी आज, काफी प्रोमिनेंट है। हालांकि भारत सरकार ने इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया था इसकी कंट्रोवर्सीज की वजह से, लेकिन ये अरबिंदो ही थे जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स छोड़ी, एक्सट्रीमिस्ट विंग में थे ये। लाल बाल पाल के साथ अरबिंदो घोष भी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैड बीन पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड इन द मूवमेंट। वो कहता है कि हिंदू और मुसलमानों की जो एकता है, इनमें से किस एक्ट के अंदर आपको, इस मूवमेंट के अंदर आपको सबसे ज्यादा दिखाई देती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलाफत मूवमेंट। अभी मैंने कंप्लीट किया कि खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन को इकट्ठा कर दिया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो खिलाफत स्टार्टेड बाय द अली ब्रदर्स, नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्टेड बाय द गांधी, तो मुस्लिम एंड हिंदूज हैं, तो दे गेट टुगेदर एंड खिलाफत मूवमेंट को शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए, हु हैड ऑब्जर्व्ड दैट द गुड गवर्नमेंट वाज नेवर अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। वो कहता है किसी भी मायने में ये नहीं कहा जा सकता कि एक अच्छी सरकार स्वयं सरकार से बेहतर है। ठीक है, मतलब मैं ये कह दूं कि मेरे ऊपर कल को अंग्रेज राज करे लेकिन अच्छे से करे, रहूंगा तो मैं फिर भी गुलाम ना, तो ये स्टेटमेंट वो जस्टिफाई कर रही है। तो ये स्टेटमेंट दिया किसने था, दिस वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की खोज की थी, जिन्होंने आर्य समाज को बनाया था। ये भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने स्वराज की कॉल ली थी, प्लीज ये याद रखिएगा। ठीक है, स्वराज की कॉल जो है वो ये मत समझना कि यार सीधा आपको पूना सॉरी लाहौर के अंदर दिखाई देती है। स्वराज की सबसे पहली जो कॉल है, स्वराज की जो पहली कॉल है, इट वाज टेकन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद ये लिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी याद रखिएगा।
ठीक है। 1897 के आसपास बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का मुद्दा उठाया था। तो फर्स्ट पर्सन इज स्वामी दयानंद सरस्वती, सेकंड इज योर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। देन यू विल सी कि जब आपका स्वदेशी मूवमेंट होता है तो उसमें भी स्वराज के बारे में बात होती है, ठीक है। तो दिखेगा आपको बार बार, बस ये कि ये भगत सिंह और के समय के अंदर 1928 के अंदर जब स्वराज की बात होती है तो कांग्रेस इसे एजेंडा बना लेती है लाहौर सेशन में, ठीक है। लाहौर सेशन के अंदर आपको दिखाई देता है कि कांग्रेस के एजेंडा के ऊपर 1929 में आपको दिखाई देगा कि ये लाहौर सेशन के अंदर ही आपकी स्वराज की कॉल ले ली जाएगी, ठीक है। डर था कांग्रेस को कि हमसे यंग लोग स्वराज की बात कर रहे हैं और हम लोग अभी तक सिर्फ डोमिनियन स्टेटस, आधा राजपाट मांग रहे हैं, तो इट्स अ शेम। चलिए, इन विच ईयर द बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इनमें से किस वर्ष में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। बर्मा भारत की एक ओवरसीज टेरिटरी के तौर पर देखी गई है, एक टेरिटरी रही है ये भारत की बड़े लंबे समय तक। तो कौन से ईयर में इसको अलग किया गया है? तो इट वाज इन 1937, ठीक है। 1954 लॉर्ड डलहौजी के समय में बर्मा को पूरी तरह से एनेक्स कर लिया जाता है, ठीक है। इसकी पहली शुरुआत 1824 और 26 के अराउंड होती है यंदाबो की ट्रीटी से, लेकिन उसके बाद आपको दिखता है कि बर्मा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से घोषित कर दिया जाता है कि इसको अलग कर दिया जाएगा। हालांकि रहेगा ये भारत के वॉइस रॉय के अंडर ही, बट एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर देखा जाएगा, और फाइनल 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज और वर पास्ड इन 1856, इनमें से कौन सा एक्ट 1856 में पास किया गया? ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर देखते हैं, ये दोनों किए गए थे क्लास, ठीक है। रिलीजियस डिसेबलमेंट डिसेबिलिटी एक्ट और विडोज रीमैरिज एक्ट, ठीक है। इसका तो आपको शायद सुना होगा आपने, ईश्वर चंद्र, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने ये काम किया था। आई होप ये सबने सुना ही होगा। 1856 में विडोज रीमैरिज एक्ट पास हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट है यार, यहां पर क्या हुआ था कि जो हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, उनके प्रॉपर्टी के इनहेरेंट राइट को मेंटेन कर लिया गया था, ठीक है। उनके प्रॉपर्टी का जो इनहेरेंट राइट है उसे सिक्योर कर दिया गया था। हुआ यह था कि बहुत सारे लोगों ने जब क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया तो उनके बाप ने कह दिया था कि भाई हम तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं देंगे, अब तुम अलग हो चुके हो। लेकिन इस एक्ट के तहत आपको दिखाई देगा कि उनका जो राइट बन रहा है उनके इनहेरेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे आप हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन कन्वर्ट होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पर आपका राइट रहेगा। आपके पिताजी आपको बेदखल नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी से, यू कैन क्लेम दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट इज द रेवोल्यूशनरी लीडर हु हैड ऑर्गेनाइज्ड एन अटैक ऑन द आर्मरी ऑफ चिटागांव वाज। चिटागांव के ऊपर आर्मरी, आर्मरी होती है जहां पे हथियार रखे जाते हैं, कोत होती है, इसको इसके लिए शब्द होता है आमतौर पे, कोत बोलते हैं इसको, मुगलाई शब्द है। तो कोत का जो एक रेड किया गया था, उसको लूटा गया था, इट वाज डन बाय, चिटागोंग इज इन बांग्लादेश, तो इट वाज डन बाय सूर्य से, इसे चिटागोंग आर्मरी रेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इट वाज सूर्य से। इन विच ईयर द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल चेंज टू द वॉइस रॉय, तो ये कब चेंज हुआ है आपके पास? 1858 के एक्ट से, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर जनरल बिकेम द वॉइस रॉय। The Indian National Congress has adopted the famous पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन at its session held at, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किया कि कौन से सेशन के अंदर इसकी डिमांड हुई थी। तो लाहौर सेशन आपके सामने है, मैंने अभी बात किया है आपसे, लाहौर सेशन के अंदर इसकी डिमांड को पूरा कर दिया गया था, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंग्लिश वीकली एडिटेड बाय महात्मा गांधी, इनमें से कौन सा अंग्रेजी का अखबार है जिसे महात्मा गांधी जिसको एडिट किया करते, उसके एडिटोरियल्स लिखा करते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया वॉज द न्यूज़पेपर। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, पहला कांग्रेस का सेशन कहां पर हुआ था? बड़ा आसान है, तो दिसंबर 1885 में ये कहां पर हुआ है आपका? बॉम्बे के अंदर हुआ है, ठीक है। 1858, सॉरी, ये आपके पास दिसंबर 1885 को हुआ था बॉम्बे में, ठीक है।
तुलसीदास संस्कृत कॉलेज, याद रखिएगा जगह का नाम क्या है, तुलसीदास संस्कृत कॉलेज, जहां पर यह हुआ था दिसंबर 1885 में। और डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके पहले क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके पहले क्या चुने गए थे, प्रेसिडेंट चुने गए थे। होना ये कहां पे था एक्चुअल में, वैसे अगर इसकी बात की जाए, कभी आपसे पूछा जाए, ये होना पूना में था। पूना में प्लेग की वजह से आपको दिखाई देता है कि ये आपके पास कहां पे शिफ्ट हो जाता है, टू द बॉम्बे। ये आपको बॉम्बे में होता हुआ दिखाई। नेक्स्ट, द फर्स्ट बंगाली ड्रामा रिटन टू हाईलाइट द ब्रुटैलिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर वॉज। ठीक है, बंगाली में लिखा गया एक नाटक जिसमें इंडिगो प्लांटर्स, नील की खेती करने वाले लोगों की प्रताड़नाओं को दर्शाया गया था। इसका नाम क्या था, नील दर्पण। ठीक है, दीन बंधु मित्रा ने इसको लिखा था और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था माइकल मधुसूदन दत्ता ने, याद रखिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दीन बंधु मित्रा, दीन बंधु मित्रा ने इसको लिखा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था, तो माइकल मधुसूदन दत्ता। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्ता वॉज द नेम ऑफ द पर्सन जिसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपॉन हुम वॉज द टाइटल पंजाब केसरी कन्फर्ड। इनमें से किस व्यक्ति को पंजाब केसरी का टाइटल दिया गया था। तो राइट आंसर क्या है, लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब कहा गया था हमारे लाला जी को। चलिए, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन द ईयर, क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है। आंसर देखते हैं, इट वाज इन द 1942। एक्चुअली स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आते हैं ताकि भारतीयों को कन्विंस किया जा सके कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करो और वॉर खत्म होने के साथ हम आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। क्रिप्स मिशन वापस चला गया था। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स याद रखिएगा, ये बाद में कैबिनेट मिशन प्लान में भी नजर आएंगे आप। नेक्स्ट, द क्रिप्स ऑफर वाज रिगार्डेड एज अ पोस्ट डेटेड चेक बाय। ठीक है, आपके क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो इट वाज सेड बाय द गांधी जी। गांधी जी ने कहा था जो तुम बातें कर रहे हो ना, ये आगे की तारीख की है। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, ये लिखा कहा था गांधी जी ने। इस लाइन को कंप्लीट किया था इन अ क्रैशिंग बैंक, इन अ क्रैशिंग बैंक। गांधी जी ने सिर्फ इतनी बात की थी, आगे का तारीख है, आगे का चेक है। लेकिन नेहरू कहते हैं गुरुजी ये तो चेक भी उस बैंक का है जो डूबा हुआ है, क्रैशिंग बैंक। एक्चुअली ये बात एक व्यंग के तौर पर कही गई है, किसी को सार्केज्म वे में कहा गया है। गांधी जी कहते हैं तो तुम तो आगे की तारीख की बात कर रहे हो। ठीक है, नेहरू कहते तुम खुद डूबे पड़े हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने ब्रिटेन की ऐसी तैसी फेरी हुई है, पता नहीं ये सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, बट तुम हमें कैसे प्रॉमिस कर सकते हो, तो पहले आजादी दो फिर बात होगी। तो आजादी दी नहीं गई थी, तो ये व्यंग कसा गया था बाय गांधी जी एंड नेहरू जी। ठीक है, ज्वाइंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। खाली पोस्ट डेटेड पूछा गया इसमें तो गांधी आंसर हो जाएगा, ना क्रैशिंग बैंक पूछा जाता तो आंसर नेहरू होता। चलिए, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश। भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहला अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स विल्किन। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्टरी पेज लिखा था वैरन हेस्टिंग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि अगर इंट्रोडक्टरी पेज पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, वैरन हेस्टिंग। और वैसे ओवरऑल ट्रांसलेशन किसने किया है, चार्ल्स विल्किन। नेक्स्ट, हु हैड प्रबाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय पे भारतीयों का जो इकोनॉमी है उसको किस तरीके से ड्रेन किया गया, खत्म किया गया, इस थ्योरी को सबसे पहले प्रोपाउंड किसने किया था, इट वाज बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इकोनॉमी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास की, सबसे पहले भारत में जो आपके पास पॉवर्टी एस्टिमेट, सबसे पहला पॉवर्टी एस्टिमेट इंडिया में किसने किया था, तो भी प्लीज याद रखिएगा व्यक्ति कौन है, आपके दादा भाई नौरोजी। बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आई होप ये किताब सबने सुनी होगी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ऐसी आरसी दत्त ने भी एक बुक लिखी थी, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया। तो दो लोग थे, एक व्यक्ति आरसी दत्त है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति आपके पास कौन है, दादा भाई नौरोजी। चलिए, हु वाज द फर्स्ट टू रेज द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का सबसे पहले
नारा लेने वाले कौन थे? भगत सिंह। और इन्होंने ये नारा किससे लिया था आपके पास? हाँ जी, एनी गैसेस? ठीक है, हसन मुजानी निजामी इनका नाम था हसन मोहानी। हसन मोहानी वॉज द पर्सन जिनसे इन्होंने टाइटल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, द शुद्धि मूवमेंट इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज टू हिंदू वॉज स्टार्टेड बाय। वो कहता है शुद्धि मूवमेंट जिसमें नॉन हिंदूज को हिंदू में कन्वर्ट किया गया था, इस मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? दिस वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ गदर रेवोल्यूशन वॉज द। इनमें से गदर रेवोल्यूशन की शुरुआत होने की सबसे बड़ी कारण क्या माना जाता है? ठीक है, व्हाट वाज द मेजर रीजन? मेजर रीजन था कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ठीक है, कोमागाटू वाज द नेम ऑफ अ शिप। ठीक है, इसके इंसिडेंट को 1913 में होता है, तो उसके बाद आपको दिखता है कि सॉरी 1914 के अंदर इंसिडेंट होता है, 13-14 के अंदर, तो आपको दिखता है कि गदर रेवोल्यूशन इसको आउटब्रेक करता है। बट दिस प्लॉट वाज ऑलरेडी फाउल्ड, और आपको दिखाई देगा कि दे ऑल वर गेट कॉट इन इंडिया। द एशियाटिक सोसाइटी हैड बीन एस्टैब्लिश इन कलकत्ता बाय। इनमें से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता का निर्माण किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जॉन्स। किसके समय में किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? वैरन हेस्टिंग। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, एस्टैब्लिश करने वाले और एस्टैब्लिश करवाने वाले किसके समय में हो रहा है? तो करने वाले आपके पास है विलियम जॉन्स, और जिसके समय में हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? वैरन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, अल हिलाल ये न्यूज़पेपर आपके पास नेशनल प्रोपगेशन के लिए शुरू किया था। इसकी न्यूज़पेपर को लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इट्स नेम वाज अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड द डैश लैंड टेन्योर सिस्टम। इनमें से किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनमें से कौन सा लैंड टेन्योर सिस्टम शुरू किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इसे परमानेंट सेटलमेंट का नाम भी दिया जाता है, और इसे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, क्लास आप में से अगर किसी को हिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज भी करवाई है, मैं करवा भी रहा हूँ, अभी भी करवा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो आप व्यूअर्स को गो थ्रू कर सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाई हुई है। प्लीज यू कैन गो थ्रू द वीडियोस, आपकी जिंदगी के 5-6 घंटे आपको बहुत अच्छी हिस्ट्री करवा सकते हैं। तो प्लीज मटेरियल भी अवेलेबल है उसके अंदर, तो एक बार आप वो वीडियोस देख सकते हैं। द रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी वॉज। ठीक है, लोकहितवादी यानी जो लोगों के हित के बारे में सोचता हो, गिवर वेलर्स ऑफ अदर्स। तो ये इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट ज्योतिबा फूले? ज्योतिबा फूले इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड थे? तो इट वाज विद द सत्यशोधक मंडल। ठीक है, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक मंडल। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एनी बेसेंट एसोसिएटेड? इनमें से एनी बेसेंट किसके साथ एसोसिएटेड है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोसफिकल सोसाइटी। ठीक है, ये सोसाइटी का निर्माण वैसे मैडम एचपी बेलावेट्स्के करती हैं, दैट इज इन द यूएस सैन फ्रांसिस्को में इसका शुरुआत होता है, लेकिन इसका बाद में जो बेस है वो अदियार दैट इज इन मद्रास शिफ्ट कर दिया जाता है, और बाद में इसकी पहली इंडियन प्रेसिडेंट जो चुनी जाती है वो कौन है? एनी बेसेंट है। चंपारण द साइट ऑफ गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह इज लोकेटेड इन द स्टेट। सत्याग्रह का आपको लोकेशन पूछा गया है, तो गांधी जी ने चंपारण में किया था। चंपारण कहां पर हुआ है? चंपारण कहां पर है आपके पास? राइट आंसर क्या है? बिहार। यहाँ पे गांधी जी की जिनसे मुलाकात हुई थी, प्लीज उनका नाम याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आता है कई बार, गांधी जी की सबसे पहली मुलाकात राजेंद्र प्रसाद से कहां पर हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही हुई थी। ठीक है, राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट पर गए थे। हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? इसमें से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। बड़े जबरदस्त ज्यूरिस्ट थे, और एओ ह्यूम के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। क्लास ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जिन्होंने कांग्रेस का निर्माण किया एओ ह्यूम, उनके पॉलिटिकल गुरु आपके पास कौन है? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। चलिए जी, महात्मा गांधी हैड बीन प्रेजेंट एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। इनमें से कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गांधी जी गए थे? तो इट वाज द सेकंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1931 में जो कांग्रेस हुई, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी राउंड टेबल, उसमें गांधी जी अटेंडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट? भारत की तरफ से पहले सिविल सर्वेंट कौन थे? तो इट वाज सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और बाद में इन्होंने जब छोड़ दिया था तो इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का निर्माण भी किया था, जिसने एक ग्राउंड तैयार किया था आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए 1876 में। ठीक है, आनंद मोहन बोस इनके साथ थे।
After the 1935 election, the only two province out of the 11 which had non-Congress ministries, 1935 के हुए इलेक्शंस के अंदर आपको दिखाई देता है कि सिर्फ दो जगह पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, तो वो कौन कौन से हैं आपके पास? इट वाज पंजाब एंड योर बंगाल। ठीक है, तो दो जगह आपको दिखाई देता है कि सरकार नहीं बन रही है, आपकी एक बंगाल में और एक आपके पास कहां पर नहीं बन रही है? पंजाब में नहीं बन रही है। ठीक है, पंजाब में यूनियनिस्ट सरकार बन गई थी और बंगाल में कृषक प्रजक पार्टी बन गई थी और असम में मुस्लिम लीग आ गई थी मोहम्मद सादुल्ला की उसमें। ठीक है, और सिकंदर हयात खान पंजाब में आ जाते हैं और बंगाल में आ जाती है आपकी कृषक प्रजक पार्टी। ठीक है जी। नेक्स्ट, मद्रास वाज रिटर्न्ड बाय द फ्रेंच टू द ब्रिटिश इन 1748 बाय द ट्रीटी ऑफ, 1748 की ट्रीटी के बाद फ्रेंच ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस कर देते, तो ये ट्रीटी का नाम क्या था? ठीक है, तो ट्रीटी का नाम है एक्सला चैपले। ठीक है, एक्सला चैपले नाम की जो ट्रीटी है उसी से आपको दिखता है कि मद्रास वापस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स, और बदले में फ्रेंच को क्या मिलता है? लुइसबर्ग। ये आपको याद रखना है, एक टेरिटरी जो है जो फ्रांस के लोगों को दी जाती है वो आपके पास कौन सी है? लुइसबर्ग। और लुइसबर्ग है कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, देखो फ्रांसीसी और यूरोपियन भारत में लड़ रहे हैं और एक को इंडिया की टेरिटरी दी जाती है, दैट इज मद्रास। मद्रास किसको मिल रहा है? अंग्रेजों को। फ्रांस क्या ले रही है? फ्रांस कहती है कि भैया हमें अमेरिका के अंदर क्या दे दो? लुइसबर्ग दे दो। ठीक है, द पासेज ऑफ रॉलेट एक्ट हैड बीन ऑलमोस्ट इमीडिएटली फॉलोड बाय, इनमें से कहता है कि जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था उसका आपको कारण क्या दिखता है? उसके बाद इमीडिएटली आपको क्या दिखता है? उसके बाद दिखता है हमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड। ठीक है, बाय द जनरल ओ डायर। उस समय ब्रिगेडियर हुआ करता था रेजिनाल्ड ओ डायर। विवान डेरेज्यू हैज बीन एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट, इनमें से किस मूवमेंट से हेनरी विवान डेरेज्यू एसोसिएटेड थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट बड़ा रेडिकल ग्रुप था। विवान बेवेंडेरेज्यू ने अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित किया था कि भाई सच्चाई के लिए लड़ो, सच्चाई के लिए मरो। ठीक है, समाज की कुरीतियों के प्रति आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया था यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि भारत के पहले नेशनल पोएट कौन थे, तो पहले नेशनल पोएट आपके पास हेनरी विवान डेरेज्यू ही है। पहले राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है जिनको। ठीक है, इन्होंने एक कविता लिखी थी, टू माई नेटिव लैंड इंडिया। टू माई नेटिव लैंड इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो लिखा था ये एक पोएम का शीर्षक है, इसलिए इनको पहला राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। ठीक है, काफी सारे लोगों को राष्ट्रीय कवि के दर्जे मिले, कवि मिला हुआ, जैसे कवि प्रदीप जी जिन्होंने गाना लिखा था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो वो भी राष्ट्रीय कवि थे। ऐसे विवान डेरेजी को भारत का पहला राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हैड बीन पुट टू मच यूज बाय लॉर्ड, इनमें से किस व्यक्ति ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की सबसे ज्यादा शुरुआत की थी? ठीक है, इट वाज लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो पहली स्टेट जिसमें फॉल करती है वो सतारा थी। सतारा है, संबलपुर है, उदयपुर है, झांसी है। ठीक है, इन सारी स्टेट्स, नागपुर है, ये सबको याद रखिएगा जो इसके अंदर फॉल करती है। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द मूविंग स्पिरिट बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गदर पार्टी, इनमें से गदर पार्टी को फॉर्म करने में किसका सबसे ज्यादा रोल माना जाता है? तो इट वाज बाय लाला हरदयाल। सोहम सिंह बखाना, करतार सिंह सराभा, ये सारे इसी के मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन इसका जो मेन श्रेय जाता है किसको जाता है? लाला हरदयाल जी को जाता है। Who was the name? What was the name of the सभा started by देवेंद्र नाथ टैगोर? देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने से पहले एक सभा का निर्माण किया था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था तत्व बोधनी सभा। ठीक है, इसको 1839 में स्टार्ट किया था आपके देवेंद्र नाथ टैगोर ने, बिफोर ही ज्वाइन द ब्रह्मो समाज। ठीक है, तत्व बोधनी सभा। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ अ नेशन इन द मेकिंग वॉज, अ नेशन इन द मेकिंग, इनमें से किसने लिखी है किताब? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस किताब को लिखा। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन। क्लास नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स और इंडिकेटर्स, आपके देश में महंगाई को नापने के लिए इनमें से कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है? इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, वैसे तीन होते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंटली 2014 में
हमने सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मान लिया था कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग महंगाई देखेंगे। When the prices of commodities, goods and services start declining consistently, the phenomena is known as, जब आपके प्राइजेस गिरने शुरू हो जाते हैं गुड्स और सर्विसेज के, तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिफ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, अगर आपके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसका इंडिकेटर क्या है? इट इज इन्फ्लेशन। याद रखना, जब भी आपके देश में तरक्की हो रही होती है तो देश में इन्फ्लेशन होती है। तो एक सर्टेन लिमिट तक अगर देश में इन्फ्लेशन है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आइडियली इसको बोलते हैं 3 to 6%। महंगाई दर अगर 3 से 6% है तो आपके देश में तरक्की हो रही है। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, आपके पास क्लोज्ड इकोनॉमी को किसको कहा जाता है? ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जो ना एक्सपोर्ट करती है ना इंपोर्ट करती है, ठीक है। वैसे टिपिकली दुनिया में आज की डेट में कोई क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि ईरान और नॉर्थ कोरिया जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं वो बिट ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी जैसा दिखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर आपका डेवलपमेंट के लिए है? तो इरिगेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इरिगेशन में आप डैम्स बनाते हो, डैम्स बनाने के बाद आप छोटी छोटी नहरें निकालते हो, नहरें निकालने के बाद आप एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हो, एग्रीकल्चर से देश की ग्रोथ हो रही है आपकी, तो इरिगेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्ट सर्विसेज, ग्रांट इन एड, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। Which financial commission has issued forest cover for the criterion for horizontal distribution of resources in India? तो कौन से कमीशन ने फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात की थी? तो वो आपका कौन सा कमीशन था? 14th फाइनेंस कमीशन था, ठीक है। प्रेजेंटली 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रही है आपकी, ठीक है। जीएसटी वॉज पास एज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जीएसटी में से कौन सी अमेंडमेंट से पास की गई है? 101st अमेंडमेंट आपकी, जो कि जीएसटी के बारे में बात कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। All bank are required to maintain a certain portion of their net demand and time liabilities, यानी कि इनके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं with the RBI in the form of cash, इसे क्या बोलते हैं? जैसे अगर आपने बैंक को 100 रुपए दिए तो उसमें से कुछ हिस्सा आप आरबीआई को देते हो, उसे क्या बोलते हैं? सीआरआर बोलते हैं। जैसे 4.5 रुपए के आसपास, अगर मैंने बैंक को 100 रुपया दिया तो उसमें से 4.5 रुपए आरबीआई के पास जाएंगे, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो। द रेपो रेट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि आरबीआई का गवर्नर लीड करता है, ठीक है। एमपीसी बोलते हैं इसको। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो ये कौन से एक्ट के तहत आती है? आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ, जो मैंने, जैसे मैंने 100 रुपए दिए थे, 4.5 रुपए बैंक को दिए, इसमें से तकरीबन तकरीबन 20 रुपए बैंक अपने पास मेंटेन करता है लिक्विडिटी की फॉर्म में, ठीक है। इसे बोलते हैं एसएलआर। Whenever the RBI does some open market operation transaction, actually it wishes to regulate which of the following, अगर आरबीआई कोई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, कुछ सिक्योरिटीज को सेल करती है या परचेज करती है, तो उस समय वो लिक्विडिटी के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर वो किसी चीज को खरीद लेगी, सिक्योरिटीज को खरीद लेगी, तो उसकी वजह से होगा क्या कि वो मार्केट में पैसा डाल देगी, ठीक है। और अगर वो परचेज सेल कर रही है अपनी सिक्योरिटीज को, तो वो पैसा सकअप करती है मार्केट से, लिक्विडिटी को डिक्रीज करती है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो टीडी देशमुख आपके पास पहले गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। आरबीआई वाज सेटअप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आरबीआई उस समय हिल्टन यंग कमीशन के तहत सेटअप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर क्या है? जीडीपी से पता लगता है, ठीक है, क्या जीडीपी चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आपका किससे डील करता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, ठीक है। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, जहां पे कुछ बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी आपकी कौन सी होती है? जो कि आपकी करंट प्राइसेस के ऊपर चल रही थी, आज के प्राइसेस के ऊपर देखते हो। द गुड्स विच डू नॉट कमांड एनी प्राइस, ऐसे गुड्स जिनकी आप कोई कीमत नहीं लेते हो, उनको आप क्या कहते हो? फ्री गुड्स कहते हो, ठीक है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट कहा जाता है, तो ये किससे डील करता है? फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट के साथ डील करता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज प्लान्ड एंड डिजाइन्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय, आपके देश में फिस्कल पॉलिसी को बनाना, डिजाइन करना, इसे लागू करना जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फिस्कल पॉलिसी को आप आम शब्द में बजट बोल सकते हो, आर्टिकल 112 है संविधान में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड लाइक रोड्स, हॉस्पिटल एटसेट्रा आर विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आप सड़कें बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, तो ये आपका कैसा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म है ना, कैपिटल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लुक्स आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो ये कौन देखती है? नबार्ड देखती है, ठीक है। शिवारमन कमेटी थी 1982 की, जिसके तहत आपका नबार्ड बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इंडिकेटर टेक इनटू अकाउंट एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, आपके पास किस में काउंट होती है? जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर काउंट करते हैं।
विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज शोन रिमार्केबल एक्सपेंशन इन लास्ट 20 ईयर्स? तो आपके पास कौन सा है? टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जिसको आप बोलते हो, 20 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ इसकी हुई है। प्रेजेंटली नियरली 40% जीडीपी कंट्रीब्यूशन इसी का है। इंडिया हैज विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? तो इंडिया किसको फॉलो करती है? मिक्स्ड इकोनॉमी को। प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा मनमानी नहीं कर सकते, दे विल बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस वीडियो। तो एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब एंड your Instagram channels. Till then, everybody take care of yourself, keep studying. I wish you all the best for your Patwari exams and the rest of the Punjab exams. God bless you. Take care.